Sri Radharana Vijayate, this is CA Nikita Dinkar, CA Final AI 20 and CA Intermediate AI 7. सो आज की वीडियो में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं। हम ऑलरेडी सप्लाई पढ़ चुके हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ चुके हैं और टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हैं, प्लस हमने उनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सो आज हम वैल्यू सप्लाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज और DT के रिसोर्सेज के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So we are starting with the definition of supplier. देखो सप्लाई के डेफिनेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, उसको देखना है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो बेसिकली देखो सप्लायर क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर कहते हैं। एंड इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। अगर कोई एजेंट भी सप्लायर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, मतलब जो शेड्यूल 1 वाला एजेंट होता है उसको भी हम सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। अमेंडमेंट क्या है, ऑल्सो अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस अरेंजेस सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन कौन से होते हैं, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग, इन सब पर जीएसटी लगता है। नॉर्मली एक्शनेबल क्लेम्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है, शेड्यूल 3 में कवर होते हैं, बट कुछ ऐसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, वो है ये सारे। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का भी सप्लाई कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सप्लायर कहेंगे, उसको सप्लायर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई इज डीम्ड अ सप्लायर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली भी होगा तो उस केस में भी हम उसको सप्लायर मानेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो इन्होंने कह दिया कि अगर वो ऐसा पर्सन है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी हम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। और इन्होंने कहा कि ये अप्लाई होगा चाहे उसको कंसिडरेशन वेदर एक्शनेबल क्लेम्स आर सप्लाइड डायरेक्टली और बाय और थ्रू हिम, वेदर कंसिडरेशन मनी में हो चाहे मनी वर्थ में हो, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी इंक्लूड करना था इनको। तो उन्होंने कहा कि मनी में हो चाहे किसी हमें चलेगा, हम उसको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल अमेंडमेंट, सो आप इसको बस एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो। अब हम देखते हैं बेसिकली इस वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम एक बेसिकली ओवरव्यू लेने वाले हैं। सो एक तो हम पढ़ेंगे कि अगर सप्लाई हो रही है अनरिलेटेड कस्टमर्स को, सगे संबंधियों के अलावा अगर सप्लाई हो रही है तो हमें वैल्यूएशन कैसे करना है, जीएसटी किस अमाउंट पे लगाना है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेसिकली यही इम्पैक्ट है कि हम बेसिकली ये जान रहे हैं कि हमने पहले तो ये देख लिया सप्लाई चैप्टर में कि सप्लाई किन किन ट्रांजैक्शंस को हमें सप्लाई ट्रीट करना है। फिर हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में देख लिया कि कब आरसीएम लगेगा, कब एफसीएम लगेगा। फिर हमने टाइम ऑफ सप्लाई से ये भी जान लिया कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में जान रहे हैं कि एग्जैक्टली किस वैल्यू पर हमें जीएसटी पे करना है। सो अनरिलेटेड कस्टमर्स के केस में कुछ अलग प्रोविजंस लगेंगे, पर वहीं अगर सगे संबंधियों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, या ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जिसमें कुछ पार्ट मनी है, कुछ काइंड है, बार्टर एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन जैसे हो गए, तो उन केस में फिर हमें कैसे वैल्यूएशन करना है, किस वैल्यू पर जीएसटी पे करना है, तो उसके लिए हमें अलग प्रोविजंस देखने हैं। ठीक है, और कुछ और इसके अलावा भी अगर कोई सप्लाईज होती है, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज अलग से बता रखी है, वो भी हम स्पेशल कैटेगरीज को देखेंगे। सो ये 3 पार्ट हमें बेसिकली कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से कि जहाँ पर सप्लाई हो रही है अनरिलेटेड कस्टमर्स को, बिना संगी संबंधी वाले लोगों के बीच में, और जहाँ पर मॉनेटरी कंसिडरेशन रहा है। सो इस केस में सेक्शन 15 कहता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मतलब जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आप प्राइस एक्चुअली कस्टमर पे कर रहा है आपको, उसी को हम क्या मान लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी जिस
वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर उसी वैल्यू पे हम जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अनरिलेटेड कस्टमर्स हैं तो आप उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हो नहीं, आप एक्चुअल मार्केट टर्म्स पे उनसे ट्रांजैक्शंस करोगे तो आप कहीं जीएसटी का टैक्स एविजन वाला स्कोप वहाँ पे नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम उसको सही मान लेंगे और उस अमाउंट पे आप हमें जीएसटी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो सेक्शन 15(1) अगर आप देखोगे इन्होंने कहा ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर इसमें हमें कुछ थोड़े स्पेशल केसेस ध्यान रखने हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में थोड़े छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करने हैं, बस उसके अलावा हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही सही मान लेते हैं। अभी छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्लैरिफिकेशन काइंड ऑफ है कि किस चीज़ को हमें इंक्लूड करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में और किस चीज़ों को हमें एक्सक्लूड करना है। सेक्शन 15(2) बताता है इंक्लूजन्स के बारे में। पहला इंक्लूजन है, अगर आप जीएसटी के अलावा किसी और लॉ में कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, चार्ज कलेक्ट करते हो तो उसको हम क्या मानेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे। मतलब उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे म्यूनसिपल टैक्स है। अब सपोज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है वो आपको कहती है कि अगर आप रेंटिंग करोगे तो साथ में हमें एक म्यूनसिपल टैक्स भी देना है। तो इसमें एक कंसिडरेशन हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो म्यूनसिपल टैक्स है वो ओनर या तो खुद बेयर कर ले, पर अगर वो ये म्यूनसिपल टैक्स कस्टमर से चार्ज करता है, इसका मतलब वो एक कॉम्बो प्रोवाइड करवा रहा है और उस सप्लाई के लिए वो एक एक्स्ट्रा टैक्स भी कस्टमर से ही रिकवर कर रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर पूरा सेल का ही पार्ट बन गया क्योंकि, तो इसलिए हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे और उस पूरे अमाउंट पे सपोज 10,000 का रेंट है और 1,000 का म्यूनसिपल टैक्स भी अगर रेसिपेंट से हम रिकवर कर रहे हैं, कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, तो पूरे 11,000 पे हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल सेल्स कंसिडरेशन का पार्ट है और ये जो सप्लायर है ये कस्टमर से रिकवर कर रहा है। तो जैसे ही कस्टमर से रिकवर किया ये आइडियली आपकी सेल का पार्ट बन गया। सेल आपने सिर्फ 10,000 की नहीं हुई है, आपको सर्विसेज के लिए जो पैसा मिला सिर्फ 10,000 नहीं मिला, आपको टोटल 10,000 प्लस 1,000 11,000 मिले हैं। तो गवर्नमेंट कहती है हमें तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी देना पड़ेगा। पर इसमें एक कैच है कि आपने देखा होगा इनकम टैक्स में टीसीएस कलेक्ट होता है ना, जैसे लग्जरी कार्स पे कलेक्ट होता है टीसीएस, है ना, कार्स के सेल्स पे टीसीएस कलेक्ट होता है, कुछ स्क्रैप वगैरह पे भी लगता है। सो टीसीएस जो हम पढ़ते हैं क्या वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मोटर कार की सेल है ना, 12 लाख की सपोज कोई मोटर कार है, उस पर सपोज टीसीएस लग रहा है 1%, है ना। सो टोटल अमाउंट पे होगा 12 लाख प्लस 1% वाला। तो क्या इस टोटल अमाउंट पे हम जीएसटी लगाएं 12,000 पे या फिर सिर्फ बस 12 लाख पे लगाए? सो गवर्नमेंट सेज कि जो टीसीएस है ना ये खुद ही टैक्स कलेक्शन का एक मैकेनिज्म है, ये खुद एक इंटरिम लेवी है। सो इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो टीसीएस वाले अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगता, आपको सिर्फ इस 12 लाख वाले अमाउंट पे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट टू थर्ड पार्टीज। ये बेसिकली क्या है? सपोज मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। सपोज ए सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है बी को, ए सर्विस बी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। सपोज कोई कॉन्फ्रेंस हमें ऑर्गेनाइज करनी है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। अब ए क्या करेगा, कुछ चीज़ें ये बाहर वाले वेंडर से खुद प्रोक्योर करेगा, ठीक है। जैसे फ्लावर्स प्रोक्योर करेगा, केटरिंग, ये हो सकता है किसी और वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, ठीक है। सो इस टाइप की डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दे। तो इस टाइप की बहुत सारी ये सर्विसेज इवेंट में जो यूज़ होने वाली है किसी और को दे सकता है, कुछ और वेंडर्स इससे इसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले। अब क्या होगा, सपोज इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसने 10 लाख रुपीज़ चार्ज किए, ठीक है। इस 10 लाख में से सपोज ये फ्लावर वाले वेंडर को 1 लाख रुपए देने वाला है, ठीक है। अब ये फ्लावर वाला वेंडर आया, इसने फ्लावर्स प्रोवाइड करे इस पर्टिकुलर प्लेस पर
और इसने कहा कि मुझे तो हाथों हाथ पेमेंट चाहिए। तो ए ने बी को कहा कि ये पेमेंट आप कर दो 1 लाख का। तो आइडियली ट्रांजैक्शन होने कैसे वाला था कि बी पहले इस 1 लाख को ए को देता और फिर ये 1 लाख वेंडर के पास पहुंचते, ठीक है। पर इसने अभी क्या करवाया कि बी ने डायरेक्टली इस 1 लाख का पेमेंट उस पर्टिकुलर फ्लावर वेंडर को कर दिया। मतलब ऑब्लिगेशन पेमेंट की थी किस पे, ए पर थी, पर पेमेंट कर किसने दिया, कस्टमर ने, रेसिपेंट ने डायरेक्टली कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं हम, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज। रेसिपेंट ने सप्लायर के बिहाफ पर एक थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया। ऑब्लिगेशन किसकी थी, सप्लायर की। तो इसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट टाइम बी पेमेंट कितना करेगा, ए को 10 लाख पेमेंट करने थे, 1 लाख वो ऑलरेडी दे चुका, अब वो 9 लाख से पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि इस 9 लाख पे हमें जीएसटी लगाना है कि इस 10 लाख पे। तो गवर्नमेंट सेज ये ऑब्लिगेशन आपकी ही थी, तो आप पूरा 10 लाख पे जीएसटी पे करोगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन होता क्या कि पहले पैसा मेरे पास आता फिर मैं उसको देती, अब डायरेक्टली ये ट्रांजैक्शन रूट हो गया। तो गवर्नमेंट सेज आपको टैक्स पूरे अमाउंट पे ही देना है, जीएसटी पूरे अमाउंट पे ही आपको देना पड़ेगा, नेट अमाउंट पे आप नहीं दे सकते, आपको पूरा वैल्यू पे ही जीएसटी देना पड़ेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। ये ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे रखा है। अब एक नेक्स्ट केस आता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का। इसका केस ऐसे समझना, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक बहुत बड़ी मशीन बनाती हूँ, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट मैं किसी और वेंडर से बनवाती हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है उस मशीन में जो यूज़ होता है वो कोई और मुझे बनाकर प्रोवाइड करवाता है। अब मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि मैं एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा था कि ये जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए जो भी मोल्ड्स, डाइज, जो भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स करनी है इस पर्टिकुलर मोल्ड को बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए, वो सब कौन करेगा, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ही करेगा। हमारे बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था, हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इस तरीके की थी कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए सपोज इस कंपोनेंट को बनाने के लिए कोई मोल्ड यूज़ होना था और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया। क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया। सो आइडियली ये ऑब्लिगेशन किसकी थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की, पर प्रोवाइड किसने करवा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने। सो एक तरीके से इस मोल्ड को इसने भी कहीं से प्रोक्योर किया होगा, तो इसने क्या करा, एक तरीके से थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया, किसके बिहाफ पे, इस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, है ना। सो इस केस में थर्ड पार्टी को क्योंकि पेमेंट हो गया, डायरेक्टली पेमेंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जीएसटी तो पूरे अमाउंट पे देना पड़ेगा। सो यही कैच है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की खुद की जिम्मेदारी थी इस पर्टिकुलर मोल्ड्स और डाइस को प्रोक्योर करने की, तो जो ये सप्लाई करेगा अब कंपोनेंट की सप्लाई, ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को करेगा, इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंपोनेंट की वैल्यू इंक्लूडेड होगी, प्लस ये मोल्ड्स और डाइस की वैल्यू भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिहाफ में किसने पेमेंट कर दिया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब रेसिपेंट ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। पर अगर मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऐसी नहीं होती, क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स अगर ऐसी नहीं होती तो उस केस में अगर मान लो ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता, मतलब यहाँ पर अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की अगर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती तो फिर आप किसी को भी पेमेंट करो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया, ऑब्लिगेशन इसकी थी नहीं, तो हम उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद का प्रोडक्ट, खुद का कंपोनेंट बनाने के लिए ही एक एडिशनल चीज़, एक मोल्ड और डाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ।
सो ये दे रखा है, देखो, फॉर सप्लाईज मेड बाय अ कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओन्ड मोल्ड्स एंड डाइज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको हम इंक्लूड नहीं करते वैल्यू ऑफ सप्लाई में, सिंस द कॉस्ट वॉज नॉट टू बी इनकर्ड बाय कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर। तो अगर कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर को ये मोल्ड्स और डाइस की कॉस्ट इनकर नहीं करनी थी हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के बेसिस पे, कॉस्ट कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर को इनकर नहीं करनी थी और इसलिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने मोल्ड्स और डाइस प्रोवाइड करवा दिए, तो फिर उसको हम वैल्यू सप्लाई में क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ही ऐसी थी कि वो ही प्रोवाइड करने वाला था मेरे को, तो मैं उसको वैल्यू सप्लाई में अब दोबारा से अलग से इंक्लूड क्यों करूँगी? क्योंकि ये सप्लाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने नहीं करी है ओईएम को, है ना, ये उसकी ऑब्लिगेशन ही तो सप्लाई कैसे करेगा उसको? सो इसलिए इसको हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर अगर हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऐसी होती कि ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इस पर्टिकुलर मोड्स और डाइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, तो फिर उसको हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने पेमेंट टू थर्ड पार्टी के फॉर्म में इसका पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट केस आता है अगर कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, पेमेंट, लोडिंग, डिज़ाइनिंग, अगर सप्लाई से पहले इस टाइप के कोई भी एक्सपेंस हो रहे हैं तो उसको हम बेसिकली कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मानते हैं। सो जो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है उसी से एसोसिएटेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, कंपोजिट सप्लाई, इसको एक ही सप्लाई का पार्ट मानते हुए पूरी सप्लाई को टैक्सेबल करते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई में इन सबको हम इंक्लूड कर देंगे बेसिकली। सो ये सब कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई से एसोसिएटेड ये सब कुछ है। पर अगर मान लो ऐसा केस होता कि हमें एक्स फैक्ट्री बेसिस पर सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होती, किसके केस में, फ्रेट और इंश्योरेंस। एक्स फैक्ट्री बेसिस होता है कि फैक्ट्री के गेट तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद की आपके कस्टमर की जिम्मेदारी है। तो फ्रेट और इंश्योरेंस अगर कब इनकर होंगे, फैक्ट्री से निकलने के बाद, तो फैक्ट्री से निकलने के बाद के खर्चे ऑलरेडी बायर की ऑब्लिगेशन थी, तो उसका पेमेंट अगर बायर ने कर दिया तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, उसको फिर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन नहीं थी। तो फ्रेट और इंश्योरेंस जनरल केस में हमें इंक्लूड करना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, पर अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस पर ये टर्म्स हो जाए तो फिर उस केस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स फैक्ट्री का मतलब ही होता है कि फैक्ट्री के गेट से बाहर की ऑब्लिगेशन ऑलरेडी बायर की है। नेक्स्ट केस आता है इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी का। अब देखो इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी में भी क्या होता है। सो बेसिकली मैंने सपोज कोई गुड सप्लाई करे और अब मैं कहती हूँ कि अगर आपने 30 दिन में इसका पेमेंट नहीं किया तो अगले दिन से आपके ऊपर मैं 10% से इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। अभी इंटरेस्ट चार्ज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैंने सप्लाई करी है, मैंने अपनी एक कोई मेन सप्लाई करी है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उससे एसोसिएटेड है ये इंटरेस्ट। वो सप्लाई नहीं होती तो ये इंटरेस्ट भी नहीं होता। सो इट इज़ एसोसिएटेड टू अ प्रिंसिपल सप्लाई, इसलिए उस प्रिंसिपल सप्लाई का ही इसको एक एंसिलियरी पार्ट मानेंगे और इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में टोटल अमाउंट इंक्लूड करेंगे, मतलब इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर एक कैच यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट, पेनल्टी फीस जब भी लगता है ना, तो हम इसको मानते हैं कि इंटरेस्ट जो रिकवर हो रहा है ना, इसमें ऑलरेडी जीएसटी का कंपोनेंट इंक्लूडेड है, जीएसटी इंक्लूडेड मानते हैं। सो सपोज अगर मैंने 1 लाख की सप्लाई करी तो उसके ऊपर मैं 18% का जीएसटी लगाऊंगी। इसको यहाँ समझ लेते हैं। सपोज मैंने 1 लाख की कोई सप्लाई करी तो मैंने तब 18% से सपोज 18,000 का जीएसटी दे दिया, तो 1,18,000 चार्ज कर दिया। अब 30 दिन निकल गए, ठीक है, और सपोज मैंने उससे 10% का इंटरेस्ट रिकवर किया 10,000 का, ठीक है। अब इस 10,000 को हम क्या मानेंगे, इसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है। सो हम मानेंगे ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है, तो हम बैक कैलकुलेशन करके टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे और जीएसटी निकालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये 1000 ऑलरेडी 118% के 118 के इक्वल है और 100 के इक्वल हमें अमाउंट चाहिए। सो इस तरीके से निकलेगा। और जीएसटी कैसे निकलेगा, ये 10,000
118 के इक्वल है, हमें क्या चाहिए 18% वाला अमाउंट, फिर इस तरीके से निकाल हम देंगे। सो ये कैसे आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 118 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 847 समथिंग, और मल्टीप्लाई बाई 18 इज 1525 समथिंग। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इंटरेस्ट टैक्सेबल कब होता है, इंटरेस्ट जब हमें मिल जाता है, एक्चुअली रिसीव हो जाता है, तभी उसको हम टैक्सेबल करते हैं। ये हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई में। सो देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि इसको हम ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और इसको प्रिंसिपल सप्लाई वाली रेट से ही हम टैक्स करते हैं। TOS फॉर सच चार्जेस डेट ऑफ रिसीट, हमने डेट ऑफ रिसीट इसकी TOS होता है, और इसको हम इंक्लूसिव ऑफ GST मानते हैं, और इसको इस फॉर्मूला से इसका हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, जैसे हमारे केस में 18% थी तो 118 हमने लिया था, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। नेक्स्ट केस आता है सब्सिडीज लिंक टू प्राइस। अब ये क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडरेशन जब पढ़ा था, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें देखा था कि एक्सक्लूजन होता है कंसिडरेशन में, दो चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं, क्या CG या SG की सब्सिडी। तो इसका मतलब इसके अलावा कोई भी सब्सिडी देता है, CG SG के अलावा अगर कोई भी सब्सिडी देता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्योंकि कंसिडरेशन में वो इंक्लूड होता है। सो हमने ये देखा था कि CG SG सब्सिडी दे रही है तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्या देना चाह रहा है, इंसेंटिव देना चाह रहे हैं। तो अगर वो इंसेंटिव देना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसके ऊपर GST लगाकर, टैक्स लगाकर हम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं कर सकते हैं। एक तरफ से इंसेंटिव दे लो, दूसरी तरफ से टैक्स ले लो, दिस इज़ नॉट राइट थिंग ना। सो इसलिए इस पर्टिकुलर सब्सिडीज़ को, CG SG की सब्सिडी को हमने वैल्यू सप्लाई से बाहर रखा है। सो अगर सपोज 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और 200 रुपये की सब्सिडी दे दी, तो हम 800 पर GST चार्ज करते हैं, अगर ये सब्सिडी किसने दी है, CG SG ने। पर अगर यही सब्सिडी किसी और ने दी होती तो हम पूरा 1000 पे GST चार्ज करते हैं। पर इसमें कैच पॉइंट ये है कि ये सब्सिडी डायरेक्टली प्राइस से लिंक होनी चाहिए, हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। अगर कोई ब्लैंकेट सब्सिडी मिली है, जैसे हमें कोई पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए सब्सिडी मिल गई, तो ये हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो उन सब्सिडीज़ को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उनका डायरेक्टली कोई रिलेशन ही नहीं है हमारी प्राइस से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिस्काउंट्स के केस में क्या होगा। सो डिस्काउंट्स के केस में उन्होंने कहा कि इनको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट करते हैं। कौन कौन से, लेकिन डिस्काउंट में बहुत टाइप के होते हैं। सो इन्होंने कहा अगर प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट है, कि अगर हम सप्लाई के टाइम पे ही कोई डिस्काउंट दे दिया गया था, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, हम बार्गेनिंग करके जो डिस्काउंट लेते हैं एक तरीके से, है ना, या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो डिस्काउंट दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, उनको हम बोलते हैं प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट, और इनको हम डिडक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से, क्योंकि हमें पैसा ही भाई कम मिला है तो हम कम अमाउंट पे ही GST देंगे ना। नेक्स्ट केस आता है अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो उन्होंने कहा कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को भी हम डिडक्ट करने दे देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कि ये टाइम ऑफ सप्लाई पर ही अग्री होना जाना चाहिए था कि हम ऐसा कोई आपको डिस्काउंट देंगे। दूसरा, इसको हम इनवॉइस वाइज निकाल सकते हो, इनवॉइस वाइज हम ट्रेस कर सकते हो कि किस किस पर्टिकुलर इनवॉइस के रिगार्डिंग, किस किस पर्टिकुलर सेल के रिगार्डिंग इनवॉइस डिस्काउंट दिया जा रहा है। और तीसरा, रेसिपेंट को उस पर्टिकुलर डिस्काउंट जितना टैक्स लगता है उतना ITC रिवर्स करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट जितना उसको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। तो जितना डिस्काउंट था, डिस्काउंट पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके जो ITC निकलता है उतना ITC रेसिपेंट को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, एक तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम पहुँचे और आप उधर से ITC भी ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब स्पेसिफिक देखो केस देख लो, जैसे स्टैगर्ड डिस्काउंट होता है, इसमें क्या होता है, आप जितना ज़्यादा खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर 5000 तक आप परचेज करते हो तो 10% का डिस्काउंट है, फिर 10,000 तक करोगे तो 20% हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो ये डिस्काउंट है बाय मोर सेव मोर वाले।
तो इनको क्योंकि हम इन्वॉइस पर शो करते हैं, आपने देखा होगा ना कि आप 5,000 से सपोज ज़्यादा की परचेज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10,000 से ज़्यादा की सेल कर रहे हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो स्पेसिफिकली इन्वॉइस में मेंशन क्योंकि किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में। मतलब हमें नेट अमाउंट पर डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी के ऊपर GST पे करना होता है। अच्छा, कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं या ईयर एंडिंग डिस्काउंट्स होते हैं, या आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से ज़्यादा सेल करने के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया कि 10,000 यूनिट से ज़्यादा बेचोगे तो हमें 1% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो इसको हम डिडक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से। लेकिन ये जो 15(3), ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी ना, ये सारी इसके केस में मीट होनी चाहिए। तो हम इसको एग्री करने चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई पे ही फिक्स हो जाना चाहिए कि सपोज ये हम देने वाले हैं, तो ये जब हम सप्लाई कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं इनिशियली, तभी हम उनको बता देंगे कि अगर आप 10,000 से पूरे साल में यूनिट ज़्यादा सेल कर लोगे तो हम आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। इनवॉइस वाइज इसको हम ट्रेस कर सके, और प्रोपोर्शनेट ITC रेसिपिएंट को इसका रिवर्स करना पड़ेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट्स ना ये पोस्ट सप्लाई दिए जाते हैं। अब पोस्ट सप्लाई क्योंकि दे दी है, मतलब उसको एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं किया था, इसका मतलब सेक्शन 15(3) की कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम बेसिकली डिडक्ट नहीं करेंगे। हमने पहले जो सेल्स पर जितना टैक्स पे कर दिया वो वैसा का वैसा रहेगा। हम कोई क्रेडिट नोट इसका इशू करके GST कम नहीं कर सकते, GST लाइबिलिटी कम नहीं कर सकते। सो जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की 10 से 9 कर दी बाद में प्राइस, पहले 10 रुपये पे सेल हुआ था, तो इसके लिए बिना GST कंपोनेंट वाला कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू होता है। सो बेसिकली देखो क्रेडिट नोट क्या होता है, सपोज हमने 10,000 की सेल करी, उस पर 1800 का GST लगाया, क्रेडिट नोट इशू करके ये तो हमारी सेल थी, हम इस सेल को बेसिकली रिवर्स करते हैं, है ना। तो सपोज हमने 1,000 की सेल रिवर्स कर दी और 180 का टैक्स भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो गवर्नमेंट के पास 1800 माइनस 180 का टैक्स पहुंचेगा। तो रेसिपेंट को इसका ITC भी नहीं मिलना चाहिए इस 180 वाले कंपोनेंट का, क्योंकि यही सेल रेसिपेंट के लिए क्या होगी, परचेज होगी। तो अपने बुक्स में उसने एक बार तो 10,000 की परचेज बुक करके 1800 का ITC क्लेम कर लिया होगा। ITC मैंने बताया था क्या होता है कि वो परचेजेस के ऊपर बेसिकली एडजस्टमेंट कर सकता है अपने सेल्स वाले टैक्स को। परचेसेस में जितना टैक्स पे किया उसको सेल्स वाले टैक्स से एडजस्ट कर सकता है। सो ये 1800 का ITC इसने एक बार क्लेम कर लिया होगा, और बाद में हम कहते हैं कि 1,000 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं और 180 का GST भी रिवर्स करना चाह रहे हैं। तो जो ये 15(3) की कंडीशंस हैं वो फुलफिल तब कम मानी जाती है। एक तो ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइडेड हो, दूसरा इनवॉइस वाइज इसको ट्रेस कर सकते हो कि ये कौन सी सेल से रिलेटेड है पर्टिकुलरली, और प्रोपोर्शनेट ITC इसलिए ही रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसने 1800 क्लेम कर लिया और गवर्नमेंट के पास अब देखो GST कम पहुँच रहा है, गवर्नमेंट के पास 1620 का GST पहुँच रहा है, तो 1800 का ITC ले लो, 1800 का आप एडजस्टमेंट करवा लो, गवर्नमेंट को GST 1620 का ही पहुँचा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर भी इसको 180 रुपीज़ का ITC रिवर्स करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आइडियली उसने 1620 का ही ITC उसका नेट क्लेम होगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 1620 पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर ये मैथ सही बैठ जाएगी। पर ये जो सेकेंडरी डिस्काउंट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आपने इसको इनिशियली डिसाइड नहीं किया था, अब हम इसको एडजस्टमेंट करने नहीं देंगे। तो इसके केस में हम GST रिवर्स नहीं करते, मतलब ये जो 1800 का GST था माइनस 180 वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा। 1800 का 1800 आपको पूरा गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, और क्योंकि ये रिवर्स यहाँ पर नहीं हो रहा तो रेसिपेंट को भी ITC रिवर्स करने की कोई नीड नहीं आएगी। तो वो भी पूरा 1800 का GST का ITC क्लेम कर लिया और ये पूरा 1800 यहाँ पे सप्लायर क्या कर दे, जमा करवा दे गवर्नमेंट को। जैसे टर्नओवर डिस्काउंट इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, और इन्होंने लास्ट में रेसिजुअल बोला कि इसके अलावा भी अगर कुछ भी सप्लायर करता है तो उसको सप्लायर गुड्स के सप्लाई से पहले कुछ भी इस टाइप का कुछ भी करता है तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे, क्योंकि हम कस्टमर से जितना पैसा चार्ज कर रहे हैं उस पूरे अमाउंट पे गवर्नमेंट हमसे
जीएसटी कलेक्ट करना चाह रही है। फिर एक इन्होंने नोट दे रखा है नो क्लेम बोनस वाला। हमने नो क्लेम बोनस पढ़ा था ना कि उसमें हम नेट प्रीमियम पर देते हैं जीएसटी, तो इन्होंने बस वही इसका एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसको हम परमिसिबल डिडक्शन मानते हैं 15(3) में, क्योंकि प्री डिस्क्लोज हो जाता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, इनवॉइस में साफ साफ मेंशन होता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सो इसलिए हमें एक्चुअल प्रीमियम अमाउंट पेबल आफ्टर डिडक्टिव एनसीबी मतलब नेट प्रीमियम पर इसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मैंने बताया था जैसे नो क्लेम बोनस क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस करवाया उसमें आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो सेकेंड ईयर में जो आप इंश्योरेंस करवाओगे, सपोज 10,000 के इंश्योरेंस में आपको 1,000 का नो क्लेम बोनस का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। सो अब आपको जीएसटी 9,000 पे करना है, ना कि 10,000 पे। नेक्स्ट केस आता है, ये हमने पहला केस देख लिया जहाँ पे अनरिलेटेड कस्टमर्स को हम सेल कर रहे थे, पर अब यही हमारे सगे संबंधियों या कुछ और ट्रांजैक्शंस के केस में अगर सेल हो तो तब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करेंगे, क्योंकि सगे संबंधियों के केस में टैक्स एवेशन होने के ज़्यादा स्कोप रहते हैं। सो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू कर रहे हो, जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हम उसको नहीं मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, हम अपना रूल बताएंगे, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करना और उसके बेसिस पे आप जीएसटी पे करना, नहीं तो आप कुछ घपला कर दोगे। सो उसके लिए देखो यहाँ पर हमारे पास 5 रूल हैं, रूल 27, रूल 28, रूल 29, रूल 30 एंड रूल 31। सो रूल 27 इज़ बेसिकली कि जब आपका ट्रांजैक्शन नॉट होली इन मनी हो, जैसे बार्टर और एक्सचेंज के केस में होता है, अगर सपोज आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसमें सिर्फ मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ऊपर आपने देखा होगा यहाँ लिखा है प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, सो मनी में ही पूरा आपका कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रहा है। बट अगर पूरा मनी में कंसिडरेशन एक्सचेंज ना हो, जैसे बार्टर के केस में होता है, सपोज मैंने आपको कहा कि आप मुझे 1 किलो वीट दे दो और मैं आपको 10 kg कॉटन दे देती हूँ, सो इट इज़ बार्टर, हम एक गुड्स के अगेंस्ट दूसरा गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। या फिर मैंने ऐसा कहा कि मैं आपको 1 kg वीट के बदले में सपोज 5 kg कॉटन और 1,000 रुपीज़ दे देती हूँ। सो इस केस में क्या है, एक्सचेंज है, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी है और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी है। तो ऐसे केस में हम एग्जैक्टली किस वैल्यू पर जीएसटी लगाएं, ये है प्रॉब्लम, और इसका इन्होंने सोल्यूशन बताया कि इस केस में आप क्या करो, या तो ओपन मार्केट वैल्यू आप पता कर लो कि ओपन मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या है। सो मार्केट टर्म्स में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होता है। जैसे सपोज कोई मोबाइल फ़ोन था, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन के बदले में मैंने अपना पुराना मोबाइल फ़ोन दे दिया, है ना, और कुछ पेमेंट भी कर दिया, है ना, ऐसी स्कीम्स तो बहुत निकलती है। सो इस केस में किस अमाउंट पर हमें जीएसटी देना पड़ेगा। सपोज मैंने पुराना फ़ोन दे दिया और 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। सो अब हम क्या 50,000 पे से जीएसटी लेंगे, ना बनाए तो गड़बड़ हो जाएगी। सो सपोज मैंने टोटल उस फ़ोन की प्राइस मार्केट में कितने चल रही थी, सपोज 75,000 चल रही थी, है ना। सो इस पूरे 75,000 पे आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नहीं पे जीएसटी कम पहुंचेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही तो क्या ले लो कि एक तो 50,000 ले लो, है ना, और अमाउंट इक्वल टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी, जो मेरा पुराना फ़ोन गया उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसको हम ले लो, दोनों को ऐड कर दो। सपोज उसकी 20,000 की वैल्यू लगती है और मैंने मनी में कितना पे किया 50,000, तो 50 + 20 70,000 पे मैं जीएसटी सामने वाले को पे करना पड़ जाएगा, जो सेल कर रहा है उसको पे करना पड़ जाएगा। या फिर अगर उसी टाइप का कोई प्रोडक्ट है, ये भी नहीं मिल रहा, अगर ये भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्या फिगर आउट करो कि अगर उसी टाइप का कोई और प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की तो हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, पर उसी टाइप का कोई और प्रोडक्ट है तो उस टाइप की और किसी और प्रोडक्ट की हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट की हम वैल्यू पता कर सकते हैं। और लास्ट तरीका उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं मिल रहा तो आप एक तो मनी ले लो, जितना आपने 50,000 पे किया वो ले लो, प्लस जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू आप रूल 30 और 31 के बेसिस पे निकाल दो। अब रूल 30 और 31 क्या है, रूल 30 है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि उस पर्टिकुलर जो नॉन मॉनेटरी वाले पार्ट है उसकी कितनी कॉस्ट है,
आज के डेट में कितनी कॉस्ट हो जानी चाहिए अगर उसको मैं सेम बनाऊँ, प्लस उसका 10%, तो मतलब टोटल 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी दी वैल्यू ऑफ दैट नॉन मॉनेटरी थिंग। सो उस नॉन मॉनेटरी थिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110% ऑफ कॉस्ट का 110%। 10% इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके मान लिया कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट में 10% तो प्रॉफिट ऐड करेगी। सो उन्होंने 110% बोल दिया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो नॉन मॉनेटरी वाले पार्ट की। और दूसरा इन्होंने कहा रेसिजुअल मेथड, कि अगर ये भी नहीं पता चल पा रहा आपको तो फिर आप रूल 31 में जाओ और कैसे पता करो, आप बेस्ट जजमेंट लगाकर पता कर लो। मतलब जो नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स है बिजनेस के वो अप्लाई करके आप रीजनेबली उस प्रोडक्ट की प्राइस पता कर सकते हो। सो ये 4 मेथड आपको ऑर्डर में लगाने हैं। पहला ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं पता चल रहा तो मनी प्लस नॉन मनी का वैल्यू, फिर नहीं तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और लास्ट में फिर मनी ऑफ प्लस रूल 30 एंड 31। अच्छा, ओपन मार्केट वैल्यू बेसिकली होती क्या है, सो फुल अमाउंट which recipient is required to pay to obtain goods or services of like kind and quality at or about same time and at same commercial level where supplier and recipient are not related। so same commercial level पर अगर transactions हो रहे हैं, same time पर हो रहे हैं, तो similar products की like kind and quality products की क्या अमाउंट रेसिपेंट पे करने के लिए जनरली लायबल होता है, उसको हम ओपन मार्केट वैल्यू बोलते हैं। अब ये लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसी सप्लाई जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में दी जा रही है विच इज सेम और क्लोजली सब्सटेंशियली रिजेंबल्स विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शनैलिटी, रेपुटेशन टू सप्लाई बीइंग वैल्यू। हमारी सप्लाई के इर्द गिर्द अगर कोई और प्रोडक्ट है जो हमारे सप्लाई जैसे ही फीचर्स रखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी है, सो उसको हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी बोलते हैं। तो आप सिमिलर प्रोडक्ट्स मान सकते हो कॉमन टर्म्स में। अब नेक्स्ट केस आता है रूल 28 जो बताता है डिस्टिंक्ट पर्सन्स, रिलेटेड पर्सन्स के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उस केस में हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर इसमें एक एक्सक्लूजन है, अदर देन एजेंट। क्यों? क्योंकि एजेंट हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। सो अगर नॉर्मली रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हम उसको रूल 28 में कवर करेंगे। रूल 28 क्या बोलता है कि देखो, अगर सगे संबंधियों से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप पता कुछ ना कुछ घपला करोगे, इसलिए बेटर है ओपन मार्केट वैल्यू, जो मार्केट टर्म्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं जिस वैल्यू में, उसको आप ले लो। वो भी नहीं है तो आप क्या ले लो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू ले लो, उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे और उस अमाउंट पे आप जीएसटी पे कर देना। और अगर ये भी नहीं है तो रूल 30 और 31 लगा लो, 110% ऑफ कॉस्ट या फिर बेस्ट जजमेंट मेथड। फिर उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन अवेलेबल है सप्लायर के पास कि वो क्या कर सकता है, ऑप्शन टू सप्लाई टू वैल्यू गुड्स सोल्ड एज सच बाय रेसिपेंट। सपोज मैं किसी रेसिपेंट को गुड्स सेल कर रही हूँ और ये इसको फर्दर फाइनल कस्टमर को सेल करता है, तो इन्होंने कहा कि जो फाइनल कस्टमर को सेल होगी इस वैल्यू का, ये सपोज इसको 10,000 में सेल करता है, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आप वैल्यू क्या ले सकते हो, इस 10,000 का 90%, मतलब 9,000 रुपीज़। सो दे हैव सेड कि वैल्यू इज इक्वल टू 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रेसिपेंट। रेसिपेंट 10,000 चार्ज कर रहा है, उसका 90% आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हो अगर आप क्या हो, रिलेटेड पर्सन हो। 10% वही अगेन इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन मान लिया इस बीच वाले पर्सन का। फिर उन्होंने दूसरा केस बताया कि अगर रेसिपेंट फुल आईटीसी के लिए अगर एलिजिबल है, रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर रेसिपेंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो उस केस में आप इनवॉइस वैल्यू को, जिस वैल्यू पे उन्होंने इनवॉइसिंग करी है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लो। मतलब जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसी को इन्होंने कह दिया कि आप मान लो ओपन मार्केट वैल्यू, और उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर आप जीएसटी पे करें। अब इस पर्टिकुलर केस में, फुल आईटीसी के केस में इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स सी दी एग्जाम्पल।
सो उन्होंने कहा कि जब फुल आईटीसी अवेलेबल होता है ना तो गवर्नमेंट को टैक्स पूरा ही पहुंचता है, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख लो, चाहे आप 0 वैल्यू रख लो, चाहे आप 1000 रख लो, 5000 रख लो, जितने भी रख लो, गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स पहुंच ही जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ए पर्सन है और एक ये बी पर्सन है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, और ये है फिर कस्टमर। सो मान लो ये आपस में रिलेटेड थे, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को की प्राइस सपोज 1000 रुपीज़ है, लेकिन ए ने बी को ये प्रोडक्ट सपोज 500 रुपये में ही प्रोवाइड करवा दिया। अब 500 रुपये में प्रोवाइड करवाया तो जीएसटी 18% से 90 रुपये का लगना चाहिए, ठीक है। सो ए क्या करेगा, गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ का जीएसटी दे देगा। अब फिर बाद में बी इस प्रोडक्ट को सपोज फर्दर सेल करता है, फर्दर सेल ये तो ओपन मार्केट वैल्यू में सपोज 1000 में ही कर देता है, तो ये जीएसटी कितना लगाएगा, 18% की रेट से 180 रुपये का, 180 रुपीज़ का ये जीएसटी लगा देगा। अब ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, 180, तो ये प्लस फुल आईटीसी क्योंकि इसके पास अवेलेबल है, तो ये जो परचेज पे 90 रुपीज़ पे करके आया है ये इसका सेट ऑफ ले लेगा यहाँ पे, तो 180 माइनस 190 ये 90 रुपीज़ का ये जीएसटी पे कर देगा। तो टोटल गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितना पहुँचा, 90 रुपीज़ यहाँ पर और 90 रुपीज़ यहाँ पर, टोटल 180 रुपीज़ का जीएसटी पहुँच गया, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास जीएसटी पहुँचना कितना चाहिए था, टोटल फाइनल वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की 1000 का 18%, गवर्नमेंट के पास 180 का जीएसटी ही पहुँचना चाहिए था। अगर इस केस में यहाँ तो हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही क्या मान लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया, पर गवर्नमेंट अगर इस चीज़ में कहती कि नहीं तुम तो ओपन मार्केट वैल्यू लो, तो भी देखना गवर्नमेंट के पास सेम जीएसटी पहुँचेगा। देखो अगर इस केस में 1000 पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं तो जीएसटी 180 होता, ठीक है। ए फिर गवर्नमेंट को 180 का जीएसटी पूरा पे करता, फिर बी इसको फाइनल सेल करेगा, इसने 1000 की फाइनल सेल करी, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, 180 का जीएसटी आउटपुट पे लगेगा, पर बी गवर्नमेंट को पे कितना करेगा जीएसटी, 180 का जीएसटी बनता है और इसका 180 का इनपुट यहाँ से आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट को 0 जीएसटी पे करेगा। सो अब इस केस में गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी पहुँचा, 180 और 0 180 का ही जीएसटी पहुँचा, ऊपर भी कितना पहुँचा था, 180 का ही पहुँचा था। तो गवर्नमेंट को दोनों केसेस में सेम जीएसटी मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप कोई और वैल्यू लेके देखो, अगर आप यहाँ पे 100 ले लो चाहे 0 ले लो, 0 लेके देख लो, चलो अगर मान लो यहाँ पे 0 वैल्यू लेता तो जीएसटी कितना होता, जीएसटी भी 0 होता, सेल 0 पे और जीएसटी भी 0 पे। तो गवर्नमेंट कहती अब 0 वैल्यू में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि अब जब ये फाइनल सेल करेगा तो इसके ऊपर 180 का जीएसटी बनेगा, पर इसके पास आईटीसी कितना होगा, 0, तो ये पूरा गवर्नमेंट को 180 पे करेगा। तो गवर्नमेंट के पास पूरा जीएसटी पहुंच रहा है। इसलिए अगर रेसिपेंट को फुल आईटीसी अवेलेबल है, अगर वो पूरा आईटीसी अवेल कर सकता है, तो उस केस में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को ही, आप जो इन्वॉइस वैल्यू है उसको ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। जिस भी वैल्यू पे आप इन्वॉइसिंग करो, चाहे 500 पे करो, चाहे 1000 पे करो, चाहे 0 पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जीएसटी पूरा पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट केस आता है, अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए रूल 29 देखना है। एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना कि अगर सोल एजेंट है, सोल एजेंट कंसेशनर और डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके केस में लगता है रूल 28, क्योंकि सोल एजेंट कंसेशनर और डिस्ट्रीब्यूटर ये स्पेसिफिकली रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। पर नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट है तो उसके केस में लगता है रूल 29, ठीक है। तो सोल एजेंट मतलब एक ही प्रिंसिपल के लिए काम करने वाला एजेंट, और नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट जो एजेंट मल्टीपल प्रिंसिपल्स के लिए ट्रांजैक्शन करता है। सो सोल एजेंट के केस में रूल 28 और नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट के लिए रूल 29 लगता है। क्या कैसे कैलकुलेट करना है एजेंट के केस में, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना आप, या फिर 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रेसिपिएंट टू इज अनरिलेटेड कस्टमर ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस रेसिपिएंट चार्ज कर रहा है उसका 90% आप ले सकते
हो। सो यहाँ पर सिमिलर केस था, यहाँ पर बस सेम प्रोडक्ट की 90% था, यहाँ पे लाइक काइंड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का आपको 90% लेना है। और अगर फिर इनसे भी कैलकुलेट ना हो तो आप रूल 30 और 31 लगा सकते हो, पहले रूल 30 और फिर रूल 31। अब हमें देखने हैं कुछ स्पेशल केसेस अमेंडमेंट्स वाले, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये कुछ अच्छे क्लैरिफिकेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं। पहला केस आता है कॉर्पोरेट गारंटी का। अगर कोई रिलेटेड पर्सन को हम कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं, कॉर्पोरेट गारंटी क्या होती है, एक बिजनेस एंटिटी दूसरी बिजनेस एंटिटी को अगर गारंटी प्रोवाइड करवाती है तो उसको हम कॉर्पोरेट गारंटी बोलते हैं। सो रिलेटेड पर्सन के केस में, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी के केस में या और भी कोई ग्रुप कंपनीज के केस में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि एक कंपनी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है और जो छोटी कंपनीज हैं, सब्सिडरीज है या और भी कोई ग्रुप कंपनीज हैं, तो उनके केस में क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, उनका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं होता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उसके केस में वो क्या कहते हैं, आप अपनी होल्डिंग कंपनी से हमें गारंटी दिलवा दो कि वो थोड़ा उनकी हम फाइनेंशियल पोजीशन से वाकिफ है, कि वो गारंटी दे देगी कि अगर आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट करते हो तो आप पे कर दोगे। सो कॉर्पोरेट गारंटी अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माने, क्योंकि सप्लाई तो यहाँ पे हो रही है, एक बिजनेस एंटिटी दूसरे को एक तरीके से सर्विस ही तो प्रोवाइड करवा रही है। सो दे आर क्लैरिफाइड। देखो, क्योंकि सगे संबंधियों का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे बहुत बार तो देखा जाता है कि आपस में कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं करते, होल्डिंग सब्सिडरी से क्या ही पैसे लेगी इस गारंटी को देने के लिए। सो उन्होंने कहा कि अगर कंसिडरेशन है तो आप उस कंसिडरेशन पे जीएसटी लगा दो, पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना तो हमें गारंटी अमाउंट का 1% हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे और उस 1% अमाउंट पर हमें जीएसटी पे कर देना। सो दे हैव सेड वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी एक्चुअल कंसिडरेशन या 1% ऑफ गारंटी अमाउंट पर एनम विच एवर इज हायर। सो इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, 1% ऑफ गारंटी अमाउंट या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। पर वही इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा नहीं। सो उस केस में आप वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो। मतलब अगर आप ज़ीरो इनवॉइसिंग करते हो तो ज़ीरो वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हो तो वो स्पेसिफिक अमाउंट हम मान लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट को कोई जीएसटी का लॉस नहीं होता। पर अदरवाइज क्या लेना है, एक्चुअल कंसिडरेशन या 1% ऑफ गारंटी अमाउंट को हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा। अब इन्होंने कुछ इसके फर्दर केसेस बनाए कि सपोज मैंने 5 करोड़ की सीसी ले ली, ठीक है, पर मैंने अभी अवेल या तो सपोज उसमें से कुछ भी नहीं किया, या मैंने अभी तक 1 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी उसमें से अवेल करी है, तो अब 5 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी में 1% की रेट लगाऊं या फिर 1 करोड़ पर लगाऊं। सो दे हैव क्लैरिफाइड कि जितना आपने पूरा 5 करोड़ की गारंटी उनसे दिलवाई है अपने रिलेटेड पर्सन से, तो हम तो गारंटी अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट गारंटेड की बेसिस पर ही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, ना कि एक्चुअल लोन 1 करोड़ की बेसिस पर नहीं, 5 करोड़ की बेसिस पर, क्योंकि गारंटी 5 करोड़ की पूरी दी गई है। और कॉर्पोरेट गारंटी के केस में रेसिपेंट को आईटीसी भी मिल जाता है। नेक्स्ट केस उन्होंने कहा कि सपोज कई बार ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग लोन का टेक ओवर होता है या कभी रोल ओवर भी होता है लोन्स, तो उसके केस में क्या करना है, दोबारा से हम क्या जीएसटी पे करने के लिए लायबल होंगे या क्या। तो उन्होंने कहा कि अगर एक एग्जिस्टिंग लोन को कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेता है तो इसको ऑलरेडी इशूड कॉर्पोरेट गारंटी का एक से दूसरे में ट्रांसफर मानते हैं, असाइनमेंट मानते हैं। कोई नई कॉर्पोरेट गारंटी क्योंकि इशू नहीं हुई है तो अलग से अब कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। सो टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन के केस में दोबारा से जीएसटी नहीं लगता जब तक कि कोई फ्रेश गारंटी इशू ना हो या एग्जिस्टिंग गारंटी को रिन्यू ना करवाया जाए। फिर उन्होंने केस दिया इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी सिचुएशंस का, कि इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के केस में कैसे जीएसटी लगता है। सो उन्होंने क्या कहा कि अगर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट है, वो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, ठीक है, अपनी इंट्रा ग्रुप किसी रिलेटेड एंटिटी को कॉर्पोरेट गारंटी दे रखा है, इंडिया में हो रहा है बेसिकली अगर ट्रांजैक्शन,
तो जीएसटी लगता है एफसीएम में, मतलब जो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, जो सप्लायर है, उसी को जीएसटी पे करना होता है और इनवॉइस भी वही इशू करता है। पर अगर फॉरेन एंटिटी दे रही हो तो इसका मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, हम किसी फॉरेन एंटिटी से अपनी गारंटी ले रहे हैं। सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। सो जो एंटिटी गारंटी ले रही है उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर इसका उल्टा केस हो कि हम किसी फॉरेन एंटिटी को गारंटी दे रहे हो, फिर उस केस में कहा क्योंकि एक तरीके एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट को हम वैसे भी जीरो रेटेड ट्रीट करते हैं, तो इसके केस में उन्होंने कह दिया कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई जीएसटी लगाना आपको नहीं पड़ेगा। सो ये कॉर्पोरेट गारंटी के प्रोविजंस एक्सपोर्ट के केस में नहीं लगते जहाँ पर जो रेसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। फिर है मल्टीपल एंटिटी, अगर कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रही हो, मतलब 2-3 एंटिटी मिलकर एक कॉर्पोरेट गारंटी दे रही हो। सो उस केस में क्या करेंगे, सो दे हैव सेड फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लो कि 5 करोड़ का लोन है, इसकी हमें कॉर्पोरेट गारंटी देनी है। सपोज 2 एंटिटी दे रही है गारंटी, ए और बी, ये 60% गारंटी उठाने वाली है और ये 40%। सो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्चुअल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, सपोज 10 लाख का कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो 6 लाख इसको मिलेगा और 4 लाख इसे, और इसका 1% हम करते हैं तो कितना निकल के आता है, 5 लाख। ठीक है। सो अगर एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा है तो जितना टोटल अमाउंट को गारंटर्स को पे कर रहे हैं 6 लाख और 4 लाख, दैट इज 10 लाख। 10 लाख विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर 1% वाला अमाउंट ज़्यादा है, सपोज ये लोन होता 50 करोड़ का, तो 50 लाख हो जाता 1%, तो अब ज़्यादा क्या हो गया, ये 50 लाख वाला अमाउंट। तो इस केस में क्या मानेंगे हम कि ए को कितने पे पे करना है, 60% अमाउंट पे, मतलब 30 लाख पे इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और बी कितने पे पे करेगा, 20 लाख पे। तो इसको अगेन हम 60-40 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो आपको बेसिकली ऐसा ध्यान रखना है कि जो रेशियो है, जो रेशियो आपस में इनका है को गारंटर्स का, उसमें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिवाइड कर देना है। सो जो भी इन दोनों में से हायर अमाउंट आए उसको आप दोनों के रेशियो में डिवाइड कर देना और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ जाएगा इनको इंडिविजुअली। देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। सो अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ज़्यादा है तो जो एक्चुअल पेमेंट्स किया है को गारंटर्स ने, को गारंटर्स को, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर 1% वाला अमाउंट ज़्यादा है तो जीएसटी विल बी पेड बाय ईच को गारंटर प्रोपोर्शनली ऑन 1% ऑफ अमाउंट गारंटेड बाय देम। जैसे 50 लाख के केस में 30 और 20 लाख वो दोनों आपस में प्रोपोर्शन हो गया था। अब इन्होंने कैलकुलेशन देखो बता रखी है कि अगर मल्टीपल ईयर्स के केस में कॉर्पोरेट गारंटी हो, सपोज एक साथ 5 साल की कॉर्पोरेट गारंटी दे दी, तो उस केस में कैसे लगेगा। सो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, यहाँ लिखा हुआ है 1% ऑफ गारंटी अमाउंट पर एनम। सो मतलब जितने साल की गारंटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। सो अगर मल्टीपल ईयर्स है तो 1% मल्टीप्लाई बाय गारंटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स, या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। और अगर लेस देन 1 ईयर की हो तो मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और इन दोनों केस में ही इशूएंस, जैसे ही गारंटी इशू कर दी उसी टाइम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप मंथली पे कर रहे हो या 5 साल की है तो 5 साल में डिवाइड करके एक साल में अमाउंट पे करो, नहीं, एक साथ अप फ्रंट पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। पर इसमें एक डिफरेंट केस बनता है कि सपोज अगर एक साथ 5 साल की गारंटी दे दी तो मुझे टोटल 1% मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5% ऑफ गारंटी अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। पर अगर सपोज गारंटी ऐसी है कि 1 साल दी जाती है फिर रिन्यू करते हैं, फिर 1 साल दी जाती है फिर रिन्यू करते हैं, तो ऐसा अगर 5 बार करवा दिया, सो एक साथ 5 साल की गारंटी देना और एक साल की 5 बार गारंटी देना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सो गिविंग 5 years गारंटी वर्सेस 1 year गारंटी
रिन्यूड 5 टाइम्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स, तो इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। 5 साल की एक साथ गारंटी दोगे तो पूरा 5% पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर 1 साल की देकर उसको 5 बार रिन्यू करवाओगे तो हर साल आपको 1% के अमाउंट पर जीएसटी देना पड़ जाएगा। और ऑफ कोर्स इसको एक्चुअल कंसिडरेशन से कंपेयर करके विच एवर इज हायर तो निकालना ही है। अब नेक्स्ट केस आता है कि पर्सनल बैंक गारंटीज जो डायरेक्टर्स देते हैं उसके केस में कैसे जीएसटी लगेगा। सो देखो, पर्सनल गारंटी डायरेक्टर्स जब कंपनी के लोन के लिए गारंटी देते हैं तो उसके केस में सप्लाई तो है, सर्विस तो दे रहे डायरेक्टर्स, पर अब इस पर जीएसटी निकाले कैसे। सो इसके लिए स्पेसिफिक आरबीआई की गाइडलाइंस आ रखी है कि बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो क्या करेंगे, जो भी बोरोवर हैं उनसे एक डिक्लेरेशन लेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी अमाउंट कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होगा। सो दे हैव पर्टिकुलरली इसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइन ला रखी है कि ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, इस पर कंसिडरेशन एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। सो क्योंकि कंसिडरेशन एक्सचेंज कर नहीं सकते इसलिए जीएसटी ऑफिसर्स ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लेंगे, क्योंकि आरबीआई का ये था कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ना डायरेक्टर्स कहीं अपना एक और इनकम का सोर्स ना बना ले, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस पर्टिकुलर गारंटी के लिए कोई भी कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होगा, कोई अलग से फीस चार्ज नहीं कर सकते डायरेक्टर्स। तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई को 0 लेंगे और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसका मैं आपको एक काम करती हूँ, सर्कुलर भी दिखा देती हूँ। सो बेसिकली ये सर्कुलर आया हुआ है और इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। सो दे आर सेड कि जब पर्सनल गारंटीज आर where personal guarantees are warranted, they should be a reasonable proportion to the estimated worth of the person. The system of obtaining guarantees should not be used by the directors or other managerial person as source of income from the company. Banks should obtain an undertaking from foreign company as well as the guarantor. कंपनी और डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि दैट नो consideration whether by way of commission, brokerage fees or any other form would be payable by the former or received by the latter. एक्सचेंज कर ही नहीं सकते हो आप। सो ये इनको अपनी बैंक्स को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। सो आइडियली इस केस में क्योंकि कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई को 0 मानना है और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट ने छूट दे दी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अगर मान लो स्पेसिफिक फिर भी किसी एक्सेप्शनल केस में कोई कंसिडरेशन चार्ज होता है गारंटी के लिए, तो फिर उस केस में जीएसटी लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई तो है। तो इन्होंने भी कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जहाँ पर अगर कोई कंसर्न अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर मान लो जब डायरेक्टर गारंटी दे रहा था तब वो डायरेक्टर था और बाद में वो डायरेक्टर नहीं रहा, तो वो नॉर्मल कैपेसिटी में हो रहा है ट्रांजैक्शन, इसका मतलब उस केस में फिर जीएसटी लगाना पड़ जाएगा। सो इन्होंने कहा कि एनी एग्जिस्टिंग गारंटर्स आर नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट बट कंटिन्यूएंस ऑफ द गारंटी इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट गारंटी इज आइदर नॉट अवेलेबल और इज फाउंड इनएडिक्वेट। तो ये एक पर्टिकुलर केस होता है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व मान सकते हैं, तो अगर कंसिडरेशन चार्ज होगा तो फिर उस केस में जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट केस आता है इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब कई बार क्या होता है, कुछ हेड ऑफिस ब्रांच को, अपनी ब्रांच ऑफिस को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो उन्होंने खुद के एचओ के एम्प्लॉय से करवाए होते हैं वो कुछ काम, तो इसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब इसके केस में बिलिंग कैसे करनी है आइडियली, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। सो पहला केस तो उन्होंने कहा कि अगर फुल आईटीसी अवेलेबल हो, तो देखो जहाँ फुल आईटीसी अवेलेबल है ही तो इनवॉइस वैल्यू को ही क्या मान लेते हैं हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी का कोई लॉस नहीं होता। तो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर मान लो टैक्स इनवॉइस में कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करी, मतलब टैक्स इनवॉइस ही इशू नहीं किया, तो फिर हम नील वैल्यू लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को कोई जीएसटी का लॉस नहीं हो रहा है। ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया था ऑलरेडी। अगर फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो क्या एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट को इंक्लूड करना मैंडेटरी है। देखो ऊपर वाले केस में तो एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट को चाहे आप इंक्लूड नहीं करो, चाहे आप इनवॉइस
लो चाहे नहीं लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट को ये सर्विसेज की कॉस्ट में सपोज एक तो कुछ गुड्स वगैरह इन्वॉल्व हो, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, तो उसमें एक तो एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ का लेबर लगेगा, प्लस कुछ गुड्स और सर्विस, कुछ गुड्स भी हो सकता है, कुछ पार्ट्स भी रिपेयर करने पड़े तो वो भी सप्लाई होगा। तो उन्होंने कहा कि वो गुड्स वगैरह वाली कॉस्ट तो आप लोगे, पर जो ये एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट है इसको इंक्लूड करना अभी भी मैंडेटरी नहीं रहेगा, इवन व्हेन फुल आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल। फिर उन्होंने नेक्स्ट केस दे रखा है, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं एक रिलेटेड फॉरेन एंटिटी से और आरसीएम, तब क्या करेंगे? क्योंकि फॉरेन एंटिटी से अगर कोई हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, इंटरनल जनरेटेड सर्विस किसी फॉरेन एंटिटी से इम्पोर्टेड है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम लगता है, ये तो हमें पता है। तो इसके केस में भी देखो सिमिलर से ही प्रोविजन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस है, जैसे यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे भी आप वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो। और अगर फुल आईटीसी अवेलेबल हो और कोई इनवॉइस इशू नहीं किया तो नील वैल्यू भी हमें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल केस। सो आपको ये ध्यान में रखना है, अमेंडमेंट है क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट केस आता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। अब कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज पे हमें देखना है कि जीएसटी कैसे लगता है। सो बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के लिए तो उन्होंने कहा कि जो आपकी फेस वैल्यू है उसका 100%, जो आपकी फेस वैल्यू है दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो उस बेट की फेस वैल्यू क्या है, या उस जिस अमाउंट पे बेट लगाई गई है, गैम्बल किया गया है, उस अमाउंट को ही हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी ऑर्गेनाइज करी है तो लॉटरी के केस में उन्होंने ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला दिया है कि जो टिकट है उसको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट मानेंगे, उस पर अलग से हम टिकट पे कुछ और छेड़खानी नहीं करेंगे, उसी को हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करके टैक्सेबल वैल्यू निकाल देंगे। तो 100/128 लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग केस मैंने बताया था कि 28% से जीएसटी लगता है, तो 128 डिवाइड में आ जाएगा। या तो टिकट में जो प्राइस स्पेसिफाइड है उसका 100/128, या फिर जो ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में जो प्राइस नोटिफाई हुई है उसका 100/128 हमें करना है। और टोटल लिस्टर क्या होता है, कंप्यूटराइज डिवाइड होता है, जिसके बेसिस पर ये बेटिंग वगैरह होती है और पूरा अमाउंट पूल किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। रूल 31B रिलेटेड है ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, OG प्लस OMG से रिलेटेड है। तो इसके केस में बेसिकली देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेना है, तो उन्होंने कहा जितना भी आप पैसा लगा रहे हो उस पर्टिकुलर गेम में, जितना आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को ही हम मान लेंगे पूरा। जैसे ड्रीम 11 में आपने जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया उस पूरे पे क्या लगा देंगे, लोग जीएसटी लगा देंगे। चाहे इनफैक्ट अगर आपने वर्चुअल डिजिटल असेट्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शन किया, कंसिडरेशन उसके फॉर्म में एक्सचेंज किया है, तो भी हम जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया पूरे अमाउंट पे वैल्यू सप्लाई ट्रीट करके जीएसटी लगा देंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है, बेसिकली ऐसा ऑनलाइन गेम जहाँ पे प्लेयर डिपॉजिट करते हैं पैसे या मनी या फिर वीडीए, जिसमें उनको एक्सपेक्टेशन होती है विनिंग की सिमिलर एसेट्स की, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आउटकम डिपेंड्स ऑन स्किल, चांस और बोथ एंड रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्टेटस। ड्रीम 11 इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। और ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है, सो ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑन इंटरनेट पे गेम प्रोवाइड करना इज ऑनलाइन गेमिंग। फिर एक्शनेबल क्लेम्स जैसे कसिनो, इसके केस में क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो सेम सही केस है। और यहाँ पे चाहे वो आप टोकन्स के परचेज के लिए कर रहे हो या किसी इवेंट गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहे हो, जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पूरे अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर जीएसटी लग जाएगा। अब इन दोनों रूल के लिए, चाहे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो चाहे आप कसिनो में पैसा लगा रहे हो, एक तो हमें ध्यान रखना है कि एक ही बिलिंग को अगर आप दोबारा यूज़ कर रहे हो, जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उस पर जीएसटी लगेगा, पर आपका जो विनिंग्स आप यूज़ करके उसको दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तरीके से उसको रीयूज़ कर रहे हो नया गेम खेलने के लिए, है ना, तो उसको हम नया डिपॉजिट नहीं मानेंगे और उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे।
सो रीयूज्ड विनिंग्स विद इन द प्लेटफॉर्म, उसको हम एडिशनल डिपॉजिट नहीं मानते। और अगर मान लो आपको किसी अमाउंट का, सपोज 10,000 आपने डिपॉजिट करवाए और आपने सिर्फ 5,000 ही लगाए गेम में और आपको 5,000 उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया, सो जीएसटी इस पूरे 10,000 पे लगेगा। ऐसा नहीं कि जो आपने आपको रिटर्न कर दिया तो आपको नेट अमाउंट पे जीएसटी लग जाए, ना बाबा ना, पूरा डिपॉजिट पे, पूरे डिपॉजिट अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा। सो अमाउंट रिटर्न और रिफंड को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब 5 + 5 10,000 पे जीएसटी लगेगा, जो आपने पैसा एक्चुअली में गेम खेलने में लगाया और चाहे आपको रिटर्न हो गया, पूरा जितना आपने डिपॉजिट करवा दिया था उस पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाता है। अब है नेक्स्ट केस, कुछ स्पेसिफिक सप्लाई जो रूल 32 में डिफाइंड है, जैसे परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसमें एक तो या तो आप रूल 32(2)A में या फिर रूल 32(2)B में, इन दोनों में से एक ऑप्ट कर सकते हो। सो इसके केस में देखो क्या है, अगर आरबीआई रूल फर्स्ट कहता है इन दोनों में से एक मेथड लगाना है। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो जो आपने जिस रेट पे बाय सेल किया है पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी को, वो रेट माइनस आरबीआई की रेफरेंस रेट, दोनों का जो डिफरेंशियल है उस पर आपको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। तो सपोज हमने बाय सेल किया था 80 पे और आरबीआई की रेफरेंस रेट है 79 और आपने $10,000 का एक ट्रांजेक्शन किया था, सो टोटल 10,000 रुपीज़ शुड बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है सपोज, तो उस केस में जितना INR आपको रिसीव हुआ, सपोज मैंने $10,000 परचेज किए 80 रुपीज़ की बेसिस पर, तो कितना हो गया 8 लाख रुपीज़। सो इस 8 लाख का 1% 8,000 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक करेंसी INR नहीं होती, सपोज मैं कन्वर्शन करवानी हूँ पाउंड्स का डॉलर में, तो इन दोनों में से कोई भी करेंसी क्या नहीं है, INR नहीं है, तो उस केस में उन्होंने कहा कि इस पाउंड को आप कन्वर्ट करवाओ INR में। सपोज इसमें आता है 7,50,000 और इसको मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो आता है सपोज 8 लाख। इन दोनों में से जो भी कम है उसका 1% हम क्या ट्रीट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो दोनों में से कम कौन से, 7,50,000 का 1% 7,500 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा इस केस में। पॉइंट आता है, अगर वैल्यू 1 लाख तक है, वैल्यू अगर 1 लाख तक है तो हम 1% और 250 विचएवर इज हायर लेंगे। अगर करेंसी कन्वर्जन वैल्यू 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसके लिए 1,000 और 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख लेंगे। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000। सो बेसिकली ये इन्होंने बेसिकली क्राइटेरिया ही बता रखा है, तो ये आपको लिमिट्स क्या करनी है, याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस आता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में। अब कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें एक तो रिस्क का कवरेज भी होता है और कुछ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होता है कि आपका हम सपोज 20 साल का कवरेज कर रहे हैं। एक तो कोई भी अगर आप कोई डेथ वगैरह होती है तो एक तो वो कवरेज कर रहे हो, प्लस अगर आपकी डेथ नहीं भी होती तो आप हमें 20 साल बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट हम आपको लौटा भी देंगे, तो जिसमें रिस्क भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अगर हम कस्टमर को इंटीमेट कर देते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट पोर्शन है, तो जितना भी वो प्रीमियम पे कर रहा है माइनस जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अपोर्शन है, उसको हम लेस करके क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ सप्लाई ट्रांजेक्शन, वो तो मनी वाला ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसको हम जीएसटी में कवर करते नहीं हैं। सो हम किस अमाउंट पे जीएसटी लगाएंगे, जो प्रीमियम अमाउंट है माइनस इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट पे हम जीएसटी लगा देंगे। दूसरा केस बनता है अगर अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड टू कस्टमर, कस्टमर को इंटीमेट नहीं किया है कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम अगर एक ही बार प्रीमियम पे होना है एन्युटी पॉलिसी में, तो उसके केस में तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान देंगे। पर अगर सिंगल प्रीमियम नहीं है, मतलब मल्टीपल ईयर्स में प्रीमियम पे होने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में तो 25% ऑफ प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर आगे वाले ईयर्स में 12.5% ऑफ प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ
सप्लाई। तो ये अगेन उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है मैकेनिज्म कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से ट्रीट करना है, तो हमें ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। और फिर है वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे तो रिस्क भी था और इन्वेस्टमेंट भी साथ में था, अगर सिर्फ रिस्क कवरेज है पॉलिसी में तो पूरा प्रीमियम पे ही हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस आता है बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय एयर ट्रैवल एजेंट। सो इनके केस में एजेंसी बिजनेस में क्या हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करना है। सो एयर ट्रैवल एजेंट अगर डोमेस्टिक बुकिंग्स कर रहे हैं तो बेसिक फेयर का 5% लेना है, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग्स है तो 10% लेना है बेसिक फेयर का। इंटरनेशनल टिकट्स पे थोड़ा ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, और बेसिक फेयर मतलब इंटरनेशनल टिकट्स पे एजेंट्स की कमाई बेसिकली ज़्यादा होती है तो उन्होंने ज़्यादा रेट लगा दी, और डोमेस्टिक बुकिंग्स में कम होती है तो 5% की रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी। बेसिक फेयर वही होता है जिसमें नॉर्मली भी ट्रैवल एजेंट्स को पैसा मिलता है, मतलब अपनी कमीशन मिलता है। फिर नेक्स्ट केस दे रखा है अगर कूपन वाउचर स्टैम्प टोकन। कूपन वाउचर्स हमने टाइम ऑफ सप्लाई के केस में भी देखा था कि आपको कुछ चीज़ वाउचर में मिल गई कि आप पर्टिकुलर वाउचर को इतने टाइम में रिडीम कर सकते हो। सो उन्होंने कहा कि जिस वैल्यू पे लिए आप उसको रिडीम कर सकते हो, सपोज 1000 का वाउचर था लेकिन आप उसको रिडीम 1500 रुपये के लिए कर सकते हो, तो जो रिडीमेबल वैल्यू है, मनी वैल्यू फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच कूपन वाउचर, उसको हम क्या मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो 1500 विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर आवर एग्जाम्पल। VOS फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स के केस में हम क्या VOS मानेंगे। सो इन्होंने कहा कि अगर ITC अवेल कर रहे हो, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स जब आपने बाय करके लाया तब ITC अवेल कर रहे हो, तो आप उसके सेल के ऊपर भी पूरे वैल्यू पर ही आप क्या दोगे, GST पे करोगे। सो अगर आप ITC अवेल कर रहे हो तो सेल पे भी आपको पूरा अमाउंट पे GST देना पड़ेगा। पर इफ़ ITC अवेल नहीं कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन स्कीम। उसमें क्या होता है, नेट अमाउंट पर ही क्या लगता है, GST लगता है। सो बेसिकली अगर 5000 का सपोज कोई सेकेंड हैंड गुड खरीदा और उसको मैं बेच रही हूँ सपोज 7000 में, तो अगर मैंने 5000 के ऊपर ITC क्लेम किया था तो इस पूरे 7000 पे मुझे GST देना पड़ेगा। पर अगर मैंने इसके ऊपर ITC क्लेम नहीं किया था तो मुझे 7000 माइनस 5000 2000 पे GST देना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली इस केस में ये जो परचेज वैल्यू है, सेल वैल्यू तो हमें पता ही होगी, पर ये परचेज वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका हमें बेसिकली मैकेनिज्म दे रखा है। सो पहला तो दे रखा है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, तो इनकम टैक्स के बेसिस पर जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर एसेट की, हम वो क्या ले लेंगे, एज आ परचेज वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर ये 5000 की जगह वो इनकम टैक्स वाली वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल क्या हो जाएगा, 7000 मतलब कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस इनकम टैक्स के डेप्रिशिएटेड वैल्यू। दूसरा, अगर मान लो वो डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा रजिस्टर्ड पर्सन इनकम टैक्स में उस पर्टिकुलर एसेट का, उस पर्टिकुलर गुड्स का, तो उस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस तो जो है ही 7000 है जैसे, वो तो एज इट इज़ माइनस परचेज वैल्यू। अब ये परचेज प्राइस कैसे होगी ये हम यहाँ देखने वाले हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है अगर मान लो ये नेगेटिव आ गया, सपोज ये सेल उसने 4000 में किया और ख़रीदा 50,000 में था, तो इस केस में फिर उन्होंने कहा कि अब हम बख्श देंगे, आपको लॉस हो रहा है, तो उस केस में GST नहीं लगाएंगे। सो इग्नोर सच नेगेटिव वैल्यू, मतलब उस पर GST नहीं लगेगा। और अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव किए हैं सेकेंड हैंड गुड्स तो उसके ऊपर GST एग्जेम्प्ट होता है। अभी परचेज वैल्यू जो हमने यहाँ देखी थी इसका मतलब दे रखा है, तो अगर परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स, अच्छा सॉरी, परचेज वैल्यू ये वाली डिफरेंट है। परचेज वैल्यू अगर इन्होंने बताया कि यहाँ तो परचेज वैल्यू हो गई कि अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू ले लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे,
सो नेक्स्ट केस है बाइंग सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सो पहला आप समझ सकते हो कि अगर आईटीसी अवेलेबल है तो इसके केस में क्या होगा, आप टैक्स भी आपको पूरा अमाउंट पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी गुड्स को 5,000 में ख़रीदा था और 7,000 में आप उसको सेल कर रहे हो, सो अगर इस 5,000 के ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपको 7,000 भी पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। पर दूसरा, अगर आईटीसी इज़ नॉट अवेल्ड तो उस केस में ये बता दें कि आप मार्जिन स्कीम, मतलब जो आपका नेट गेन हो रहा है 7,000 माइनस 5,000, मतलब सिर्फ 2,000 पे जीएसटी दे सकते हो। अच्छा, अब 7,000 तो देखो इंटैक्ट ही रहेगा, पर ये 5,000 ना डिफरेंट हो सकता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, तो जो इनकम टैक्स की वैल्यू है उसको हम क्या मान लेंगे, इस 5,000 की जगह यूज़ करेंगे। सो कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर डेप्रिशिएटेड एसेट नहीं है वो, तो उस केस में क्या, सेलिंग प्राइस तो एज इट इज माइनस क्या करेंगे, परचेज प्राइस जिस वैल्यू पे आपने इसको परचेज किया तो 5,000 हो जाएगा। और अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आए, मतलब हमने खरीदा तो 5,000 में और सेल कर दिया जैसे 4,000 में, तो उस केस में क्या होगा, हम कोई जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर सेकेंड हैंड गुड्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। फिर उन्होंने बताया कि अगर सपोज कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हमने सपोज जैसे हायर परचेज के केस में होता है कि डिफ़ॉल्ट कर दिया बोरोवर ने और गुड्स उस केस में रीपजेस कर लिया, तो उस केस में हम परचेज वैल्यू क्या लें। सो उन्होंने कहा कि अगर बोरोवर अनरजिस्टर्ड था, बोरोवर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, परचेज प्राइस इन हैंड्स ऑफ बोरोवर रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट। सो इसको बेसिकली डिप्रिशिएटेड वैल्यू निकालने का एक ये तरीका दे दिया कि अगर रजिस्टर्ड बोरोवर नहीं है, अनरजिस्टर्ड बोरोवर है, तो हम परचेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस भी वैल्यू पे परचेज किया बोरोवर ने हमसे गुड्स, हायर परचेज पे सपोज 1 लाख में लिया था, तो 1 लाख माइनस अभी तक उसने कितने टाइम तक उसको यूज़ कर लिया, तो उसकी बेसिस पर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम डिप्रिशिएशन लेस कर देंगे और उस वैल्यू को हम परचेज वैल्यू मान लेंगे। पर अगर बोरोवर सपोज रजिस्टर्ड था तो रीपजेसिंग लेंडर डिस्चार्जेस जीएसटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेज वैल्यू। सो जो रीपजेसिंग लेंडर है, जो रीपजेस कर रहा है गुड्स को, वो क्या करेगा, जीएसटी डिस्चार्ज करेगा पूरी सप्लाई वैल्यू पर विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेज वैल्यू। कोई रिडक्शन नहीं करेगा, पूरे सप्लाई वैल्यू पर वो जीएसटी डिस्चार्ज करने के लिए लायबल फिर हो जाएगा। और लास्ट केस मैंने दे रखा है कि अगर इसके अलावा कोई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निल लेंगे अगर आईटीसी अवेलेबल है तो। पर अभी ऐसी कोई सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर आता है अब प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट। उससे पहले आप रूल 34 और 35 देख लेते हैं। देखो रूल 34 बेसिकली बताता है कि आप करेंसी को किस रेट से कन्वर्ट करोगे। सो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन INR फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई किसी और करेंसी में है अदर देन INR, तो उस केस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। गुड्स के केस में CVIC की जो रेट है कस्टम्स एक्ट में, उसके बेसिस पर उनका कन्वर्शन कर देंगे। जो भी डेट ऑफ सप्लाई पर, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई पर अवेलेबल थी, CVIC की रेट एप्लीकेबल थी, वो लगा देंगे। और सर्विसेज केस जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। और अगर मान लो किसी भी वैल्यू में GST कॉम्पोनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम वही बैक कैलकुलेशन करेंगे। जो भी अमाउंट जिसमें GST इंक्लूडेड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, GST रेट से, और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस GST से, तो हमें GST का अमाउंट मिल जाएगा। अब देखो प्योर एजेंट क्या होता है। जो प्योरली एजेंट वाली सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस वो एक एज अ मीडिएटेड आपके लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्योर एजेंट। सो जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम्स से आपको कुछ गुड्स अपने रिलीज़ करवाने हैं, तो
उस केस में क्या होता है कि आप खुद तो कस्टम्स के ट्रांजैक्शन बिजनेसेस करने से रहे, तो वो क्या करते हैं, किसी मीडिएटर को हायर कर लेते हैं। अब वो मीडिएटर क्या करता है, कस्टम की जैसे कस्टम ड्यूटी वो आपके बिहाफ पर पे करेगा, है ना, और भी कस्टम की कुछ जो लेवी होगी वो सब वो आपके बिहाफ पर पे कर देगा, प्लस खुद का कुछ एक कमीशन लेगा। सो जो आपके बिहाफ पर उसने पेमेंट किया है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। वो जो एजेंट खुद का कमीशन ले रहा है आपसे, सिर्फ उस एजेंट के लिए वो कमीशन वाला पार्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। इसका बेसिकली क्रक्स ये है कि जो कमीशन अमाउंट वो बेसिकली आपसे चार्ज कर रहा है, खुद के लिए जो अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा, ना कि वो आपके बिहाफ पर किसी और को पेमेंट कर रहा है, उसको हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज प्योर एजेंट, प्योर एजेंट जो भी कॉस्ट इनकर कर रहा है वो एक्सक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से अगर सारी कंडीशंस जो ये दे रही सारी एक साथ मीट होनी चाहिए। पहला, पेमेंट अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेसिपिएंट एंड अ थर्ड पार्टी। सो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वो पेमेंट होना चाहिए और सप्लायर क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्योर एजेंट का काम करना चाहिए, उसको सिर्फ एक प्योर एजेंट बनकर वहाँ पे काम करना है। रेसिपिएंट ऑथराइजेस सप्लायर टू मेक पेमेंट ऑन हिज बिहाफ, रेसिपिएंट ऑथराइज कर रहा है, जो जैसे मुझे कस्टम ड्यूटीज़ के अपने क्लियरेंसेस करवाने हैं तो मैं उसको ऑथराइज कर रही हूँ कि तुम मेरा प्योर एजेंट बन के मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स कर देना। और सप्लायर शोज द पेमेंट सेपरेटली इन द इनवॉइस इशूड बाय हिम, सप्लायर इज प्योर एजेंट, तो प्योर एजेंट क्या कर रहा है, अपने इनवॉइस में स्पेसिफिकली शो भी कर रहा है कि इतना कस्टम ड्यूटी के लिए पेमेंट हुआ, इतना डॉक चार्जेस के लिए पेमेंट हुआ। सो इस तरीके से अगर वो मेंशन कर रहा है और इतना मेरा कमीशन बनता है, अगर ये सेपरेटली मेंशन करेगा तो ही उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। अगर उसने टोटल अमाउंट लिख दिया कि टोटल मैं आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो फिर तो उसको पूरा 1 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा। बट अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे 70,000 तो मैंने कस्टम ड्यूटी पे करी, फिर ये चार्जेस 10,000 की है, फिर ये इंश्योरेंस का खर्चा 5,000 का है, ऐसे अगर वो बाइफिकेटेड अमाउंट्स मेंशन कर रहा है तो जितना उसने प्योर एजेंट के फॉर्म में, सिर्फ एजेंट के फॉर्म में वैल्यूज चार्जेस पे करे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और जो सिर्फ उसका कमीशन वाला अमाउंट है हम उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। और फोर्थ कंडीशन है, सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय सप्लायर फ्रॉम थर्ड पार्टी इज प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट आर इन एडिशन टू सप्लाईज दैट ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। सो ये जो एडिशनल सर्विसेज है कस्टम ड्यूटी वाली, ये उसने खुद के अकाउंट पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, ये तो कोई और चार्ज कर रहा था, बस उसने ऐसा मीडिएटर उसका पेमेंट किया है। उसने खुद ने तो एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसके लिए सपोज वो 10,000 का कमीशन चार्ज कर रहे हैं। सो इस 10,000 वाले अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, बाकी अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज द कंक्लूजन। अब प्योर एजेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर करता है विद द रेसिपिएंट टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि उसके बिहाफ पर सब कुछ ये करेगा, एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, कॉस्ट इनकर करेगा। डज नॉट इंटेंड टू होल्ड एनी टाइटल इन गुड्स और सर्विसेज, उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज में उसका खुद का कोई टाइटल नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, उसका खुद का उन गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। कस्टम क्लियरेंस से करवाना गुड्स मेरे हैं, है ना, बट वो जैसे सब मीडिएटर उनको क्लियर करवा रहा है, सो उसकी उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में कोई ओनरशिप नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, और ना ही वो उन गुड्स और सर्विसेज को खुद के लिए यूज़ कर सकता है। रिसीव्स ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, जितना उसने सपोज कस्टम ड्यूटी के लिए अगर 70,000 पे किया तो 70,000 ही वो मुझसे रिकवर करेगा। सो एक्चुअली उसने जितने अमाउंट इनकर करिए, डॉक चार्जेस के लिए 5,000, किसी और चार्जेस के लिए 10,000, वो एक्चुअल बेसिस पे मुझसे इनकर करेगा। सिर्फ वो एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए चार्ज कर सकता है, वो अपने खुद की सर्विसेज कमीशन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, बाकी सारे अमाउंट्स एक्चुअल बेसिस पे ही वो मुझसे चार्ज करेगा। अब स्पेशल केसेस है कुछ प्योर एजेंट के केस में, हमने एक तो देखा था पैसेंजर सर्विस फ़ी और यूज़र डेवलपमेंट फ़ी। तो उसके केस में हमने देखा था कि यहाँ पर ये चार्जेस एक्चुअली किसके होते हैं, ये एयरपोर्ट ऑपरेटर लेवल करता है, क्योंकि वो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो लॉन्च
दे रहे हैं आपको, जितना भी एयरपोर्ट का पूरा मेंटेनेंस है वो कौन करता है? एयरपोर्ट ऑपरेटर करता है। और आप टिकट कहाँ से बुक करवाते हो? एयरलाइन से बुक करवाते हो। सो टिकट के साथ ही ये फीस भी एयरलाइन कलेक्ट करती है, बट वो एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट करती है। सो जीएसटी प्योर एजेंट पे नहीं करेगा, जीएसटी जो एक्चुअल एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो इसके ऊपर पे करने के लिए लायबल होता है। और ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 2 में चार्ज ऑफ जीएसटी में भी समझा था। फिर सिमिलरली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया, पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में इन्होंने कहा कि अगर मैं सपोज कोई अगर रियल एस्टेट कंपनी है या कोई मॉल है, एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वो अपने लेसीज को अगर रेंटिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके केस में अगेन वो एक प्रिंसिपल सप्लाई है रेंटिंग, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे, और इसको पूरे अमाउंट को ही हम टैक्सेबल कर देंगे, तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगा देंगे। सो अगर नॉर्मली तो क्या होगा, इसको कंपोजिट सप्लाई मान के पूरे अमाउंट पे हम प्रिंसिपल सप्लाई की तरह टैक्सेबल कर देंगे। पर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वो एक्चुअल बेसिस पे कलेक्ट करें, मतलब जितना ये डिस्कॉम्स वगैरह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज कर रहे हैं, उतना ही अगर ये मॉल्स वगैरह रिकवर कर रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पे रिकवर कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्योर एजेंट रिकवर कर रहे हैं, तो फिर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सो यहाँ पर हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी रिविजन आज कंप्लीट होता है। सो लेट मी नो आपको कैसा लगा, और कुछ डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण। अब नेक्स्ट केस आता है कि पर्सनल बैंक गारंटीज जो डायरेक्टर्स देते हैं उसके केस में कैसे जीएसटी लगेगा। सो देखो, पर्सनल गारंटी डायरेक्टर्स जब कंपनी के लोन के लिए गारंटी देते हैं तो उसके केस में सप्लाई तो है, सर्विस तो दे रहे डायरेक्टर्स, पर अब इस पर जीएसटी निकाले कैसे? सो इसके लिए स्पेसिफिक आरबीआई की गाइडलाइंस आ रखी है कि बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो क्या करेंगे, जो भी बोरोअर हैं उनसे एक डिक्लेरेशन लेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी अमाउंट कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होगा। सो दे हैव पर्टिकुलरली इसके ऊपर उन्होंने एक गाइडलाइन ला रखी है कि ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, इस पर कंसिडरेशन एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। सो क्योंकि कंसिडरेशन एक्सचेंज कर नहीं सकते, इसलिए जीएसटी ऑफिसर्स ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लेंगे, क्योंकि आरबीआई का ये था कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ना डायरेक्टर्स कहीं अपना एक और इनकम का सोर्स ना बना ले, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस पर्टिकुलर गारंटी के लिए कोई भी कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होगा, कोई अलग से फीस चार्ज नहीं कर सकते डायरेक्टर्स। तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई को 0 लेंगे और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसका मैं आपको एक काम करती हूँ, सर्कुलर भी दिखा देती हूँ। सो बेसिकली ये सर्कुलर आया हुआ है और इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। सो दे आर सेड कि जब पर्सनल गारंटीज where personal guarantees are warranted, they should be a reasonable proportion to the estimated worth of the person. The system of obtaining guarantees should not be used by the directors or other managerial person as source of income from the company. Banks should obtain an undertaking from the borrowing company as well as the guarantor. कंपनी और डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि दैट नो consideration whether by way of commission, brokerage fees or any other form would be payable by the former or received by the latter. एक्सचेंज कर ही नहीं सकते हो आप। सो ये इनको अपनी बैंक्स को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। सो आइडियली इस केस में क्योंकि कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई को 0 मानना है और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट ने छूट दे दी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अगर मान लो स्पेसिफिक फिर भी किसी एक्सेप्शनल केस में कोई कंसिडरेशन चार्ज होता है गारंटी के लिए, तो फिर उस केस में जीएसटी लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई तो है। तो इन्होंने भी कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जहाँ पर अगर कोई कंसर्न अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर मान लो जब डायरेक्टर गारंटी दे रहा था तब वो डायरेक्टर था और बाद में वो डायरेक्टर नहीं रहा, तो वो नॉर्मल कैपेसिटी में हो रहा है ट्रांजैक्शन, इसका मतलब उस केस में फिर जीएसटी लगाना पड़ जाएगा। सो इन्होंने कहा कि एनी एग्जिस्टिंग गारंटर्स आर नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट बट कंटिन्यूएंस ऑफ द गारंटी इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट गारंटी इज आइदर नॉट अवेलेबल और इज फाउंड
इनएडिक्वेट। तो ये एक पर्टिकुलर केस होता है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व मान सकते हैं। तो अगर कंसिडरेशन चार्ज होगा तो फिर उस केस में जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट केस आता है इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब कई बार क्या होता है, कुछ हेड ऑफिस ब्रांच को, अपनी ब्रांच ऑफिसेस को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो उन्होंने खुद के एचओ के एम्प्लॉय से करवाए होते हैं वो कुछ काम। तो इसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब इसके केस में बिलिंग कैसे करनी है आइडियली, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। सो पहला केस तो उन्होंने कहा कि अगर फुल आईटीसी अवेलेबल हो, तो देखो जहाँ फुल आईटीसी अवेलेबल है ही तो इनवॉइस वैल्यू को ही क्या मान लेते हैं हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी का कोई लॉस नहीं होता। तो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर मान लो टैक्स इनवॉइस में कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करी, मतलब टैक्स इनवॉइस ही इशू नहीं किया, तो फिर हम निल वैल्यू लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को कोई जीएसटी का लॉस नहीं हो रहा है। ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया था ऑलरेडी। अगर फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो क्या एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट को इंक्लूड करना मैंडेटरी है। देखो ऊपर वाले केस में तो एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट को चाहे आप इंक्लूड नहीं करो, चाहे आप इनवॉइस लो चाहे नहीं लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट को, ये सर्विसेज की कॉस्ट में सपोज एक तो कुछ गुड्स वगैरह इन्वॉल्व हो, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, तो उसमें एक तो एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ का लेबर लगेगा, प्लस कुछ गुड्स और सर्विस, कुछ गुड्स भी हो सकता है, कुछ पार्ट्स भी रिपेयर करने पड़े तो वो भी सप्लाई होगा। तो उन्होंने कहा कि वो गुड्स वगैरह वाली कॉस्ट तो आप लोगे, पर जो ये एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट है इसको इंक्लूड करना अभी भी मैंडेटरी नहीं रहेगा, इवन व्हेन फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। फिर उन्होंने नेक्स्ट केस दे रखा है, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है एक रिलेटेड फॉरेन एंटिटी से और आरसीएम, तब क्या करेंगे, क्योंकि फॉरेन एंटिटी से अगर कोई हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, इंटरनली जनरेटेड सर्विस है किसी फॉरेन एंटिटी से इम्पोर्टेड है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम लगता है, ये तो हमें पता है। तो इसके केस में भी देखो सिमिलर से ही प्रोविजन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस है, जैसे यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे भी आप वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो। और अगर फुल आईटीसी अवेलेबल हो और कोई इनवॉइस इशू नहीं किया तो निल वैल्यू भी हमें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल केस। सो आपको ये ध्यान में रखना है, अमेंडमेंट है क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में तो इस पर क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट केस आता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। अब कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज पे हमें देखना है कि जीएसटी कैसे लगता है। सो बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के लिए तो उन्होंने कहा कि जो आपकी फेस वैल्यू है उसका 100%, जो आपकी फेस वैल्यू है दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो उस बेट की फेस वैल्यू क्या है, या उस जिस अमाउंट पे बेट लगाई गई है, गैम्बल किया गया है, उस अमाउंट को ही हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी ऑर्गेनाइज करी है तो लॉटरी के केस में उन्होंने ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला दिया है कि जो टिकट है उसको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट मानेंगे, उस पर अलग से हम टिकट पे कुछ और छेड़खानी नहीं करेंगे, उसी को हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करके टैक्सेबल वैल्यू निकाल देंगे। तो 100/128 लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग केस मैंने बताया था कि 28% से जीएसटी लगता है, तो 128 डिवाइड में आ जाएगा। या तो टिकट में जो प्राइस स्पेसिफाइड है उसका 100/128, या फिर जो ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में जो प्राइस नोटिफाई हुई है उसका 100/128 हमें करना है। और टोटल स्टर क्या होता है, कंप्यूटराइज डिवाइड होता है, जिसके बेसिस पर ये बेटिंग वगैरह होती है और पूरा अमाउंट पूल किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। रूल 31B रिलेटेड है ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, OG प्लस OMG से रिलेटेड है। तो इसके केस में बेसिकली देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेना है, तो उन्होंने कहा जितना भी आप पैसा लगा रहे हो उस पर्टिकुलर गेम में, जितना आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को ही हम मान लेंगे पूरा। जैसे ड्रीम 11 में आपने जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया उस पूरे पे क्या लगा देंगे, लोग जीएसटी लगा देंगे। चाहे इनफैक्ट अगर आपने वर्चुअल डिजिटल असेट्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शन किया है, कंसिडरेशन उसके फॉर्म में एक्सचेंज किया है, तो भी हम जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया पूरे अमाउंट पे वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करके जीएसटी लगा देंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है, बेसिकली
ऐसा ऑनलाइन गेम जहाँ पे प्लेयर डिपॉजिट करते हैं पैसे या मनी या फिर वीडीए, जिसमें उनको एक्सपेक्टेशन होती है विनिंग की सिमिलर एसेट्स की, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आउटकम डिपेंड्स ऑन स्किल, चांस और बोथ एंड रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्टेटस। Dream11 इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। और ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है? सो ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑन इंटरनेट पे गेम प्रोवाइड करना इज ऑनलाइन गेमिंग। फिर एक्शनेबल क्लेम्स जैसे कसिनो, इसके केस में क्या करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो सेम सही केस है। और यहाँ पे चाहे वो आप टोकन्स के परचेज के लिए कर रहे हो या किसी इवेंट गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहे हो, जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पूरे अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर जीएसटी लग जाएगा। अब इन दोनों रूल के लिए, चाहे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो चाहे आप कसिनो में पैसा लगा रहे हो, एक तो हमें ध्यान रखना है कि एक ही बिलिंग को अगर आप दोबारा यूज़ कर रहे हो, जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उस पर जीएसटी लगेगा, पर आपका जो विनिंग्स आप यूज़ करके उसको दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तरीके से उसको रीयूज़ कर रहे हो नया गेम खेलने के लिए, है ना, तो उसको हम नया डिपॉजिट नहीं मानेंगे और उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। सो रीयूज विनिंग्स विद इन द प्लेटफॉर्म, उसको हम एडिशनल डिपॉजिट नहीं मानते। और अगर मान लो आपको किसी अमाउंट का, सपोज 10,000 आपने डिपॉजिट करवाए और आपने सिर्फ 5,000 ही लगाए गेम में और आपको 5,000 उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया, सो जीएसटी इस पूरे 10,000 पे लगेगा। ऐसा नहीं कि जो आपको रिटर्न कर दिया तो आपको नेट अमाउंट पे जीएसटी लग जाए, ना बाबा ना, पूरे डिपॉजिट अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा। सो अमाउंट रिटर्न और रिफंड को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब 5 + 5 10,000 पे जीएसटी लगेगा, जो आपने पैसा एक्चुअली में गेम खेलने में लगाया और चाहे आपको रिटर्न हो गया, पूरा जितना आपने डिपॉजिट करवा दिया था उस पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाता है। अब है नेक्स्ट केस, कुछ स्पेसिफिक सप्लाई जो रूल 32 में डिफाइंड है, जैसे परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसमें एक तो या तो आप रूल 32 2A में या फिर रूल 32 2B में, इन दोनों में से एक ऑप्ट कर सकते हो। सो इसके केस में देखो क्या है, अगर आरबीआई रूल फर्स्ट कहता है इन दोनों में से एक मेथड लगाना है। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो जो आपने जिस रेट पे बाय सेल किया है पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी को, वो रेट माइनस आरबीआई की रेफरेंस रेट, दोनों का जो डिफरेंशियल है उस पर आपको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। तो सपोज हमने बाय सेल किया था 80 पे और आरबीआई की रेफरेंस रेट है 79 और आपने $10,000 का ये ट्रांजेक्शन किया था, सो टोटल 10,000 रुपीज़ शुड बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है सपोज, तो उस केस में जितना INR आपको रिसीव हुआ, सपोज मैंने $10,000 परचेज किए 80 रुपीज़ की बेसिस पर, तो कितना हो गया 8 लाख रुपीज़। सो इस 8 लाख का 1% 8,000 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। और मान लो जो हमने करेंसी एक्सचेंज करी, सपोज मैंने यूरो को पाउंड को कन्वर्ट करवाया सपोज डॉलर्स में, ये दोनों ही करेंसी में INR तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम सेपरेटली कन्वर्ट करेंगे इनको। इन दोनों को अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करती, सपोज इसको रुपी में कन्वर्जन करने पर अमाउंट आ रहा है 7,50,000 का और इसको कन्वर्ट करने के ऊपर अमाउंट आ रहा है 8 लाख का, ठीक है। सो इन दोनों में से जो भी कम है उसको हम क्या मान लेंगे, लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स that would be received by converting either currency into INR, उसको हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर वैल्यू 1 लाख तक है, वैल्यू अगर 1 लाख तक है तो हम 1% और 250 whichever is higher लेंगे। अगर करेंसी कन्वर्जन वैल्यू 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसके लिए 1,000 और 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख लेंगे। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000। सो बेसिकली ये इन्होंने बेसिकली क्राइटेरिया ही बता रखा है, तो ये आपको लिमिट्स क्या करनी है, याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस आता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में।
अब कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें एक तो रिस्क का कवरेज भी होता है और कुछ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होता है कि आपका हम सपोज 20 साल का कवरेज कर रहे हैं। एक तो कोई भी अगर आप कोई डेथ वगैरह होती है तो एक तो वो कवरेज कर रहे हो, प्लस अगर आपकी डेथ नहीं भी होती तो आप हमें 20 साल बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट हम आपको लौटा भी देंगे। तो जिसमें रिस्क भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अगर हम कस्टमर को इंटीमेट कर देते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट पोर्शन है, तो जितना भी वो प्रीमियम पे कर रहा है माइनस जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अपोर्शन है, उसको हम लेस करके क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ सप्लाई ट्रांजेक्शन, वो तो मनी वाला ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसको हम जीएसटी में कवर करते नहीं हैं। सो हम किस अमाउंट पे जीएसटी लगाएंगे, जो प्रीमियम अमाउंट है माइनस इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट पे हम जीएसटी लगा देंगे। दूसरा केस बनता है अगर अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड टू कस्टमर, कस्टमर को इंटीमेट नहीं किया है कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम अगर एक ही बार प्रीमियम पे होना है एन्युटी पॉलिसी में, तो उसके केस में तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान देंगे। पर अगर सिंगल प्रीमियम नहीं है, मतलब मल्टीपल ईयर्स में प्रीमियम पे होने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में तो 25% ऑफ प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर आगे वाले ईयर्स में 12.5% ऑफ प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये अगेन उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है मैकेनिज्म कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से ट्रीट करना है, तो हमें ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। और फिर है वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे तो रिस्क भी था और इन्वेस्टमेंट भी साथ में था, अगर सिर्फ रिस्क कवरेज है पॉलिसी में तो पूरा प्रीमियम पे ही हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस आता है बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय एयर ट्रैवल एजेंट। सो इनके केस में एजेंसी बिजनेस में क्या हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करना है। सो एयर ट्रैवल एजेंट अगर डोमेस्टिक बुकिंग्स कर रहे हैं तो बेसिक फेयर का 5% लेना है, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग्स है तो 10% लेना है बेसिक फेयर का। इंटरनेशनल टिकट्स पे थोड़ा ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, और बेसिक फेयर मतलब इंटरनेशनल टिकट्स पे एजेंट्स की कमाई बेसिकली ज़्यादा होती है तो उन्होंने ज़्यादा रेट लगा दी, और डोमेस्टिक बुकिंग्स में कम होती है तो 5% की रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी। बेसिक फेयर वही होता है जिसमें नॉर्मली भी ट्रैवल एजेंट्स को पैसा मिलता है, मतलब अपनी कमीशन मिलता है। फिर नेक्स्ट केस दे रखा है अगर कूपन वाउचर स्टैम्प टोकन। कूपन वाउचर्स हमने टाइम ऑफ सप्लाई के केस में भी देखा था कि आपको कुछ चीज़ वाउचर में मिल गई कि आप पर्टिकुलर वाउचर को इतने टाइम में रिडीम कर सकते हो। सो उन्होंने कहा कि जिस वैल्यू के लिए आप उसको रिडीम कर सकते हो, सपोज 1000 का वाउचर था लेकिन आप उसको रिडीम 1500 रुपये के लिए कर सकते हो, तो जो रिडीमेबल वैल्यू है, मनी वैल्यू फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच कूपन वाउचर, उसको हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो 1500 विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर आवर एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट केस है बाइंग सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सो पहला आप समझ सकते हो कि अगर आईटीसी अवेलेबल है तो इसके केस में क्या होगा, आप टैक्स भी आपको पूरा अमाउंट पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी गुड्स को 5000 में ख़रीदा था और 7000 में आप उसको सेल कर रहे हो, सो अगर इस 5000 के ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपको 7000 भी पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। पर दूसरा अगर आईटीसी इज़ नॉट अवेल्ड तो उस केस में ये बताते हैं कि आप मार्जिन स्कीम, मतलब जो आपका नेट गेन हो रहा है 7000 माइनस 5000, मतलब सिर्फ 2000 पे जीएसटी दे सकते हो। अच्छा, अब 7000 तो देखो इंटैक्ट ही रहेगा, पर ये 5000 ना डिफरेंट हो सकता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, तो जो इनकम टैक्स की वैल्यू है उसको हम क्या मान लेंगे, इस 5000 की जगह यूज़ करेंगे। सो कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर डिप्रिशिएटेड एसेट नहीं है वो, तो उस केस में क्या, सेलिंग प्राइस टू एज इट इज माइनस क्या करेंगे, परचेज प्राइस जिस वैल्यू पे आपने इसको परचेज किया तो 5000 हो जाएगा। और अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आए, मतलब हमने खरीदा तो 5000 में और सेल कर दिया जैसे 4000 में, तो उस केस में क्या होगा, हम कोई जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर सेकेंड हैंड गुड्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। फिर उन्होंने बताया कि अगर सपोज कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हमने सपोज इसे हायर परचेज के केस में होता है कि डिफ़ॉल्ट कर दिया बोरोवर ने और गुड्स उस केस में रीपजेस कर लिया, तो उस केस में हम परचेज वैल्यू क्या ले। सो उन्होंने कहा कि अगर बोरोवर अनरजिस्टर्ड था,
बोरोअर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, परचेज प्राइस इन हैंड्स ऑफ बोरोअर रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट। सो इसको बेसिकली डिप्रिशिएटेड वैल्यू निकालने का एक ये तरीका दे दिया कि अगर रजिस्टर्ड बोरोअर नहीं है, अनरजिस्टर्ड बोरोअर है, तो हम परचेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस भी वैल्यू पे परचेज किया बोरोअर ने हमसे गुड्स, हायर परचेज पे सपोज 1 लाख में लिया था, तो 1 लाख माइनस अभी तक उसने कितने टाइम तक उसको यूज़ कर लिया, तो उसकी बेसिस पर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम डिप्रिशिएशन लेस कर देंगे और उस वैल्यू को हम परचेज वैल्यू मान लेंगे। पर अगर बोरोअर सपोज रजिस्टर्ड था तो रीपजेसिंग लेंडर डिस्चार्जेस जीएसटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेज वैल्यू। सो जो रीपजेसिंग लेंडर है, जो रीपजेस कर रहा है गुड्स को, वो क्या करेगा, जीएसटी डिस्चार्ज करेगा पूरी सप्लाई वैल्यू पर विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेज वैल्यू। कोई रिडक्शन नहीं करेगा, पूरे सप्लाई वैल्यू पर वो जीएसटी डिस्चार्ज करने के लिए लायबल फिर हो जाएगा। और लास्ट केस मैंने दे रखा है कि अगर इसके अलावा कोई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निल लेंगे अगर आईटीसी अवेलेबल है तो। पर अभी ऐसी कोई सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर आता है अब प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट। उससे पहले हम रूल 34 और 35 देख लेते हैं। देखो रूल 34 बेसिकली बताते हैं कि आप करेंसी को किस रेट से कन्वर्ट करोगे। सो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन INR फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई किसी और करेंसी में है अदर देन INR, तो उस केस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। गुड्स के केस में CVIC की जो रेट है कस्टम्स एक्ट में, उसके बेसिस पर उनका कन्वर्शन कर देंगे। जो भी डेट ऑफ सप्लाई पर, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई पर अवेलेबल थी, CVIC की रेट एप्लीकेबल थी, वो लगा देंगे। और सर्विसेज केस जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। और अगर मान लो किसी भी वैल्यू में GST कॉम्पोनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम वही बैक कैलकुलेशन करेंगे। जो भी अमाउंट जिसमें GST इंक्लूडेड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, GST रेट से, और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस GST से, तो हमें GST का अमाउंट मिल जाएगा। अब देखो प्योर एजेंट क्या होता है। जो प्योरली एजेंट वाली सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस वो एक एज अ मीडिएटेड आपके लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्योर एजेंट। सो जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम्स से आपको कुछ गुड्स अपने रिलीज़ करवाने हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप खुद तो कस्टम्स के ट्रांजैक्शन बिजनेसेस करने से रहे, तो वो क्या करते हैं, किसी मीडिएटर को हायर कर लेते हैं। अब वो मीडिएटर क्या करता है, कस्टम की जैसे कस्टम ड्यूटी वो आपकी बिहाफ पर पे करेगा, है ना, और भी कस्टम की कुछ जो लेवी होगी वो सब वो आपके बिहाफ पर पे कर देगा, प्लस खुद का कुछ एक कमीशन लेगा। सो जो आपके बिहाफ पर उसने पेमेंट किया है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। वो जो एजेंट खुद का कमीशन ले रहा है आपसे, सिर्फ उस एजेंट के लिए वो कमीशन वाला पार्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। इसका बेसिकली क्रक्स ये है कि जो कमीशन अमाउंट वो बेसिकली आपसे चार्ज कर रहा है, खुद के लिए जो अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा, ना कि वो आपके बिहाफ पर किसी और को पेमेंट कर रहा है, उसको हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज प्योर एजेंट। प्योर एजेंट जो भी कॉस्ट इनकर कर रहा है वो एक्सक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से, अगर सारी कंडीशंस जो ये दे रही सारी एक साथ मीट होनी चाहिए। पहला, पेमेंट अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेसिपिएंट एंड अ थर्ड पार्टी। सो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वो पेमेंट होना चाहिए, और सप्लायर क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्योर एजेंट का काम करना चाहिए, उसको सिर्फ एक प्योर एजेंट बनकर वहाँ पे काम करना है। रेसिपिएंट ऑथराइजेस सप्लायर टू मेक पेमेंट ऑन हिज बिहाफ। रेसिपिएंट ऑथराइज कर रहा है, जो जैसे मुझे कस्टम ड्यूटीज़ के अपने क्लियरेंसेस करवाने हैं, तो मैं उसको ऑथराइज कर रही हूँ कि तुम मेरा प्योर एजेंट बन के मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स कर देना। और सप्लायर शोज द पेमेंट सेपरेटली इन द इनवॉइस इशूड बाय हिम। सप्लायर इज प्योर एजेंट, तो प्योर एजेंट क्या कर रहा है, अपने इनवॉइस में स्पेसिफिकली शो भी कर रहा है कि इतना कस्टम ड्यूटी के लिए पेमेंट हुआ, इतना डॉक चार्जेस के लिए पेमेंट हुआ। सो इस तरीके से अगर वो मेंशन कर रहा है और इतना मेरा कमीशन बनता है, अगर ये सेपरेटली मेंशन करेगा तो ही उसको हम एक्सक्लूड करेंगे।
अगर उसने टोटल अमाउंट लिख दिया कि टोटल मैं आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो फिर तो उसको पूरा 1 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा। बट अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे 70,000 तो मैंने कस्टम ड्यूटी पे करी, फिर ये चार्जेस 10,000 की है, फिर ये इंश्योरेंस का खर्चा 5,000 का है, ऐसे अगर वो बाइफर्केटेड अमाउंट्स मेंशन कर रहा है तो जितना उसने प्योर एजेंट के फॉर्म में, सिर्फ एजेंट के फॉर्म में वैल्यूज चार्जेस पे करे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और जो सिर्फ उसका कमीशन वाला अमाउंट है हम उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। और फोर्थ कंडीशन है, सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय सप्लायर फ्रॉम थर्ड पार्टी इज प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट आर इन एडिशन टू सप्लाईज दैट ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। सो ये जो एडिशनल सर्विसेज है कस्टम ड्यूटी वाली, ये उसने खुद के अकाउंट पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, ये तो कोई और चार्ज कर रहा था, बस उसने ऐसा मीडिएटर उसका पेमेंट किया है। उसने खुद ने तो एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसके लिए सपोज वो 10,000 का कमीशन चार्ज करते हैं। सो इस 10,000 वाले अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, बाकी अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज द कंक्लूजन। अब प्योर एजेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर करता है विद द रेसिपिएंट टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि उसके बिहाफ पर सब कुछ ये करेगा, एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, कॉस्ट इनकर करेगा। डज नॉट इंटेंड टू होल्ड और होल्ड एनी टाइटल इन गुड्स और सर्विसेज, उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज में उसका खुद का कोई टाइटल नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, उसका खुद का उन गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। कस्टम क्लियरेंस से करवाना गुड्स मेरे हैं, है ना, बट वो जैसे एज मीडिएटर उनको क्लियर करवा रहा है, सो उसकी उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में कोई ओनरशिप नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, और ना ही वो उन गुड्स और सर्विसेज को खुद के लिए यूज़ कर सकता है। रिसीव्स ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर, जितना उसने सपोज कस्टम ड्यूटी के लिए अगर 70,000 पे किया तो 70,000 ही वो मुझसे रिकवर करेगा। सो एक्चुअली उसने जितने अमाउंट इनकर करे, डॉक चार्जेस के लिए 5,000, किसी और चार्जेस के लिए 10,000, वो एक्चुअल बेसिस पे मुझसे इनकर करेगा। सिर्फ वो एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए चार्ज कर सकता है, वो अपने खुद की सर्विसेज कमीशन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, बाकी सारे अमाउंट्स एक्चुअल बेसिस पे ही वो मुझसे चार्ज करेगा। अब स्पेशल केसेस है कुछ प्योर एजेंट के केस में। हमने एक तो देखा था पैसेंजर सर्विस फ़ी और यूज़र डेवलपमेंट फ़ी। सो उसके केस में हमने देखा था कि यहाँ पर ये चार्जेस एक्चुअली किसके होते हैं, ये एयरपोर्ट ऑपरेटर लेवल करता है, क्योंकि वो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो लॉन्च दे रहे हैं, आपको जितना भी एयरपोर्ट का पूरा मेंटेनेंस है वो कौन करता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर करता है। और आप टिकट कहाँ से बुक करवाते हो, एयरलाइन से बुक करवाते हो। सो टिकट के साथ ही ये फीस भी एयरलाइन कलेक्ट करती है, बट वो एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट करती है। सो जीएसटी प्योर एजेंट पे नहीं करेगा, जीएसटी जो एक्चुअल एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो इसके ऊपर पे करने के लिए लायबल होता है। और ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 2 में चार्ज ऑफ जीएसटी में भी समझा था। फिर सिमिलरली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया, पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में इन्होंने कहा कि अगर मैं सपोज कोई अगर रियल एस्टेट कंपनी है या कोई मॉल है, एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वो अपने लेसीज को अगर रेंटिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके केस में अगेन वो एक प्रिंसिपल सप्लाई है रेंटिंग, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे, और इसको पूरे अमाउंट को ही हम टैक्सेबल कर देंगे, तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगा देंगे। सो अगर नॉर्मली तो क्या होगा, इसको कंपोजिट सप्लाई मान के पूरे अमाउंट पे हम प्रिंसिपल सप्लाई की तरह टैक्सेबल कर देंगे। पर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वो एक्चुअल बेसिस पे कलेक्ट करें, मतलब जितना ये डिस्कॉम्स वगैरह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज कर रहे हैं, उतना ही अगर ये मॉल्स वगैरह रिकवर कर रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पे रिकवर कर रहे हैं, मतलब एज अ प्योर एजेंट रिकवर कर रहे हैं, तो फिर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सो यहाँ पर हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी रिविजन आज कंप्लीट होता है। सो लेट मी नो आपको कैसा लगा, और कुछ डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।